हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11 स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और उसमें भी आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 9.3 का ओवरव्यू। हम समझेंगे कि 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को टारगेट करने से पहले वो सब क्या कंसेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, सो दैट हमारी एक्सरसाइज 9.3 बहुत ईजी हो जाए। ओके, तो सबसे पहले देखो 9.3 एक्सरसाइज ना बेसिकली डील करती है एक प्रोग्रेशन से। मैम ये प्रोग्रेशन क्या है? अरे 9.1 का कंसेप्ट ओवरव्यू देखो, वहां पे हमने सीक्वेंसेस, सीरीज और प्रोग्रेशन इन तीनों टर्म के ऊपर बहुत विस्तार में डिस्कस किया था। ठीक है, सो एक बार आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोग्रेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन जरूर मेंशन करना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि इस वीडियो में 9.3 एक्सरसाइज के कंसेप्ट ओवरव्यू में जो हमें डिस्कस करना है दैट इज एक टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। कोई बताएगा कौन सा प्रोग्रेशन है वो? बिल्कुल सही बात है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे कि किसी भी सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब कहा जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स कैसे दिखते हैं, जनरल टर्म क्या होता है किसी जीपी का, सम कैसे निकालते हैं जीपी के, राइट? तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? अच्छा, एक और चीज, कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना। आप सबका एज अ स्टूडेंट ना ये टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझें, और कंसेप्ट को ऐसा समझें कि हमें काफ़ी समय तक वो चीज़ें याद रहें, वो चीज़ें हमें पता रहे हमेशा। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देखो धीरे धीरे तो आगे बढ़ते हैं ना, सबसे पहले कंसेप्ट को समझो, फिर अपने बुक के क्वेश्चन समझो, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देन एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस पे जाओ, और उसके बाद आप जो जितने भी डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस चाहते हो, राइट, तो उसको एज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस पैटर्न में एक वीडियो आएगा, वहाँ पे आपको डिफरेंट बुक से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में आपका टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम अपने एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को समझें। कंसेप्ट को समझ के उसके क्वेश्चंस लगा लो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। मैं आप लोगों को ना ये गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने इस तरीके से पूरे कंसेप्ट्स को समझ लिए ना, अपने एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही सॉल्व करने पड़ेंगे वो क्वेश्चंस, मैं भी आपको डिफरेंट बुक से जो आप डिमांड कर रहे हैं वो सभी बुक से क्वेश्चंस का पूरा एक वीडियो अलग से लेकर आऊँगी, जहाँ पे हम उन सभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप ये ठीक है, ये चीज़ पॉइंट ये क्लियर है। सबसे पहले हम एकदम बेसिक से कंसेप्ट समझेंगे। ओके, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस, देन इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपके जितने भी डिफरेंट बुक्स हैं वहां से क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, राइट? चलिए जी, अब एकदम बेसिक से नया सा समझते हैं, राइट? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? मैंने आपसे कहा था कि किसी भी सीक्वेंस को देख के आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है ना, इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आप कैसे बता सकते हो? तो यहाँ पे ना एक रूल होता है, जैसे आपने क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, किसी भी सीक्वेंस को देख के आप ये बता देते थे कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप लोग प्यार से एपी कहते थे, क्या ये एपी है या नहीं है? तो वो क्या एक रूल था, क्या आप लोगों को याद है? क्या वो एक रूल था जिसे आप लगाते थे और किसी भी सीक्वेंस को आप आइडेंटिफाई करके बता देते थे कि वो एपी है या नहीं? उस रूल को भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए जी, अब ऐसा ही ना एक रूल होता है कि हम किसी भी सीक्वेंस को देखें और देख के ये बता दें कि ये जीपी है या नहीं। मैम जीपी, अरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ही प्यार से जीपी कहते हैं, ठीक है? तो वो रूल क्या है, चलो उस रूल को डिस्कस करते हैं। मतलब ये बात तो तय है कि हमारे सामने एक सीक्वेंस आएगा,
राइट जो हमने 9.1 में सीखा था कंसेप्ट, राइट 9.1 के कंसेप्ट में हमने समझ लिया था कि सीक्वेंस क्या होता है। अब ऐसे ही ना एक सीक्वेंस मेरे सामने आएगी। सीक्वेंस मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट डॉट डॉट। ये 3 डॉट क्या है? ये 3 डॉट रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, तो ये मेरे सामने एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहूंगी। इस सीक्वेंस को मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहूंगी, लेकिन कब? इस सीक्वेंस को आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सिर्फ तब कह सकते हैं इफ ईच टर्म इज नॉन जीरो। सीक्वेंस में ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इन एलिमेंट्स को आप टर्म कहते हो। अगर ये टर्म आपके नॉन जीरो है, ईच टर्म, जितने भी टर्म्स लिखे हैं ना, दे शुड बी नॉन जीरो, राइट। अगर ये टर्म्स आपके नॉन जीरो है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन को ना जनरलाइज करके लिख दिया है। अब ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पहले पर नॉर्मल समझते हैं, फिर जो जनरलाइज किया है इसको समझेंगे। नॉर्मली इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके सीक्वेंस में जो ये एलिमेंट्स है ना, A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो अगर इस सीक्वेंस में ये जो एलिमेंट है, जैसे A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, आगे A4 आएगा, A2 अपॉन A1, राइट, A3 अपॉन A2, ओके। मान लो आगे है A4, तो A4 अपॉन A3 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं A1 के जस्ट आगे A2 है, A2 के जस्ट आगे A3 टर्म है, A3 के जस्ट आगे टर्म है हमारे पास, दैट इज A4, ओके। अब यहां पे अगर इनका डिवीजन, किनका डिवीजन? A2 अपॉन A1, A3 के जस्ट पीछे, ऐसा नहीं करना कि A3 अपॉन A1 पे जा रहे हो ना, आपको कहां जाना है? A3 के जस्ट पीछे, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3, ठीक है। इसी तरीके से अगर आगे लिखना चाहोगे तो A5 अपॉन A4 एंड सो ऑन। मतलब आगे वाले टर्म के जस्ट पीछे वाला टर्म को अगर आप डिवाइड करो, आगे वाले टर्म के जस्ट पीछे वाले टर्म से अगर आप डिवाइड करते हो, आगे वाले टर्म से जस्ट पीछे वाले टर्म को डिवाइड करते हो, तो हर बार जो आपको आंसर मिलेगा ना इन सब में, वो कांस्टेंट होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपको R मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे भी R मिलना चाहिए, यहाँ पे भी R मिलना चाहिए। यानी अगर इस तरीके से ये रूल फॉलो हो जाता है, तो वो जो सीक्वेंस है ना, वो कोई नॉर्मल सी सीक्वेंस नहीं रह जाती, वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाती है, ठीक है। तो अगर ये रूल लग गया, देन योर सीक्वेंस इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखो इसको जनरलाइज करके कैसे लिख दिया कि k जो है आपका बेसिकली इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। तो ak प्लस 1 अपॉन ak, अगर r है, कांस्टेंट है, तो आपकी जो सीक्वेंस है वो gp है। अगर आपने k की वैल्यू 1 रखी तो क्या देगा ये? a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू r। अगर आपने k की वैल्यू 2 रखी तो a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू r। और देखो यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखा दिया। तो ये जनरलाइज हो गया। क्या बताता है ये जनरलाइज फॉर्मेशन? कि आगे वाला टर्म, किसके आगे वाला टर्म? ak के जस्ट आगे वाला टर्म क्या होगा? ak प्लस 1। तो ak प्लस 1 अपॉन ak शुड बी इक्वल टू r। अगर ऐसा है देन आपकी जो सीक्वेंस है, आपका जो प्रोग्रेशन है, दैट प्रोग्रेशन इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये इसका जनरलाइज फॉर्म हो गया, ठीक है। ak प्लस 1 अपॉन ak, ak के जस्ट आगे क्या है? ak प्लस 1। तो ak के जस्ट आगे वाला टर्म अगर आप उसे ak से डिवाइड करते हो तो कांस्टेंट मिल जाता है, देन योर gp, देन योर प्रोग्रेशन इज नोन एज gp। किस किस को बात समझ में आ गई है कि ये एक आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? तो कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं अपन लोग। किसी ने भी पूछा व्हाट इज डीपी, तो आप क्या कहोगे? देखो मैम, कोई भी सीक्वेंस, ठीक है, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, कोई भी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सिर्फ और सिर्फ तब कहलाती है, कब कहलाती है? जब उसके सभी टर्म्स नॉन जीरो हो और आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय जस्ट पीछे वाला टर्म गिव्स यू कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टर्म जिसे हम प्यार से आर कह देते हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये इतनी छोटी सी लाइन में ना ये 2-3 बातें थी जो आपको समझनी थी। ओके, अच्छा, हमने सीक्वेंस में पढ़ा था A1 मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म, ये पोजीशन बताता है। A2 मतलब क्या है? सेकंड टर्म। A3 मतलब थर्ड टर्म। AN मतलब क्या है? nth टर्म। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है
2, 4, 8, 16। क्या लिखा है मैंने? 2, 4, 8, 16। क्या आप लोग बता सकते हैं इज इट अ जीपी और नॉट? क्या ये जीपी है या फिर ये एपी है? क्या है ये? मैम देखो बहुत आसान है, हमें बस रूल चेक करना है। ये जो सीक्वेंस है ना मैम, यहाँ पे पता है जीपी होने के लिए 2 कंडीशन है। ईच टर्म शुड बी नॉन जीरो और आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय जस्ट पीछे वाला टर्म शुड बी कांस्टेंट। तो क्या आप सिर्फ एक ही आगे वाले टर्म को डिवाइड करोगे पीछे वाले टर्म से और कह दोगे कांस्टेंट है, या फिर आपके सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स विजिबल हैं सबको डिवाइड करके चेक करोगे? मैम सबको डिवाइड करके चेक करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, राइट। तो देखो एक कंडीशन तो मीट कर रही है कि द टर्म्स आर नॉन जीरो। अब डिवाइड करके देखते हैं। सी अगर मैं इसको नाम दूं ना तो ये क्या है? बेसिकली दिस इज माई फर्स्ट टर्म A1 है ना, ये 4 क्या है मेरा? सेकेंड टर्म A2, 8 क्या है मेरा? थर्ड टर्म, 16 क्या है मेरा? फोर्थ टर्म। मैंने यहाँ पे टर्म्स को डिफाइन कर दिया इनकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट टर्म A1 मेरा 2 है, A2 मेरा 4 है, A3 मेरा 8 है, A4 मेरा 16 है। ओके अब क्या करना है आपको? नॉन जीरो तो है, अब आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय जस्ट पीछे वाला टर्म चेक करते हैं। जैसे A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3। तो आइए जरा क्या देगा आपको ये आंसर में? A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 क्या देगा? 4 अपॉन 2, A3 अपॉन A2 क्या देगा? 8 अपॉन 4, A4 अपॉन A3 क्या देगा? 16 अपॉन 8। ठीक है, चेक करो क्या इन सबका रेशियो सेम आ रहा है। तो 4 अपॉन 2 मतलब 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4 2 8 1 8 2। अरे हाँ मैम, A1 बाई A2, A3 बाई A2, A4 बाई A3 सबको जब हमने डिवाइड किया जस्ट प्रिसीडिंग वाले टर्म से तो सबके लिए आंसर तो सेम आ रहा है। सबके लिए रेशियो सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अगर सबके लिए सेम है इसका मतलब इट इज़ अ जीपी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जीपी पहचान लोगे। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है, क्या ये जीपी है? येस और नो कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग, क्या ये जीपी है? क्या लिखा है हम लोगों ने? 5, 10, 20, 40 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जीपी है क्या? मैम देखो जीपी होने के सिर्फ 2 कंडीशन है। ईच टर्म शुड बी नॉन जीरो, मैम वो तो ठीक है। अब मान लीजिए कि दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है। अगर हम A2 अपॉन A1 करें ना मैम तो 10 अपॉन 5 आएगा, इसका मतलब 2। मैम अगर हम A3 अपॉन A2 करें ना तो A3 मतलब 20, A2 मतलब 10, डिवाइड किया तो 2 मिला। अगर हम A4 अपॉन A3 को चेक करें तो 40 अपॉन 20, इसका मतलब 2। जरूरी नहीं है कि हर बार 2 2 2 ही मिले, 3 3 3 भी मिल सकता है, 4 4 4 भी मिल सकता है, राइट। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय जस्ट पीछे वाला टर्म सेम नंबर दे रहा है। हर एक केस में सेम नंबर ही दे रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है? इट इज़ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहचान लेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, ये मेरी सीक्वेंस थी। कैसी सीक्वेंस थी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि A1 मेरा A है, अगर मैं कह दूं कि A1 जो मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है जी, जो मेरा फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? A1। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? A है। ओके, सो अगर मैंने कह दिया कि माई फर्स्ट टर्म इज A, सो वी ऑब्टेन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिस। अरे ये कहाँ से आ गया मैम? अभी तक तो A1, A2, A3, A4 थे। आपने सिर्फ इतना कहा कि पहला टर्म आपका A है तो जीपी आपका AR स्क्वायर AR क्यूब होगा। मैम ये कैसे आया? तो सुनो, अगर हमने फर्स्ट टर्म को A ले लिया और जो वो कॉमन रेशियो आ रहा था सब में वो क्या है? R है। तो आप देखिए A2 अपॉन A1 कितना आया था आपके पास? R है ना, कॉमन रेशियो हमने कह दिया R है। तो यहां से A2 की वैल्यू क्या आएगी? A1R आएगी। A1 का क्या मतलब है? A, सो ये AR आ गया। यानी फर्स्ट टर्म तो मेरा A है, सेकेंड टर्म मेरा क्या आ रहा है? AR आ रहा है। इसी तरीके से क्योंकि ये सीक्वेंस एक जीपी है तो A3 अपॉन A2 इसको भी डिवाइड करके मुझे R ही मिला, कोई कांस्टेंट।
तो A2 को हमने यहाँ पे सेंड किया तो ये A2R हो गया। A2 की वैल्यू तो AR है, तो यहाँ पे A2 की जगह पे AR रख दो, इंटू R ऑलरेडी था, तो ये क्या बन रहा है AR स्क्वायर। तो AR स्क्वायर, इसी तरीके से आगे वाला टर्म मिलेगा AR क्यूब। तो अगर मैं अपने जीपी में पहले टर्म को A कह दूं, कॉमन रेशियो को R कह दूं, तो मेरी जो जीपी है वो कैसी दिखेगी, AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 डॉट। ठीक है, जहाँ पे A को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, R को हम कॉमन रेशियो कहते हैं। तो बेसिकली जीपी को लिखने का तरीका क्या है, अगर आपको पता है कि आपकी सीक्वेंस जीपी है ना, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन। मैम क्या यहाँ पे भी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म आपको कॉमन रेशियो R देगा? हाँ, चेक कर लो। सेकेंड टर्म ये रहा, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म R आया। थर्ड टर्म है आपका AR स्क्वायर, डिवाइड करो सेकेंड टर्म से, फिर से R आया। फिर अपने इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करो तो AR क्यूब डिवाइडेड बाय AR स्क्वायर, फिर से आपके पास R आ रहा है। तो अगर आपकी कोई सीक्वेंस जीपी है और उसका फर्स्ट टर्म A, कॉमन रेशियो R है, ठीक है, डिवाइड करने पे जो कॉमन टर्म आ रहा है अगर वो R है, तो उसे आप इस तरीके से लिख सकते हो AR स्क्वायर AR क्यूब सो ऑन। तो इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन तो इतने से हैं, क्वेश्चन तो बिल्कुल डिफिकल्ट है ही नहीं। कंसेप्ट समझ गए ना, आप कुछ भी क्वेश्चन ट्राई कर लो, आपके आंसर आने ही आने हैं। ओके, चलिए जी। और 11th क्लास की एनसीईआरटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए जी। सो AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 क्या कहलाता है, ये जीपी कहलाता है। मतलब जीपी को अगर हम A1 A2 A3 A4 इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका अच्छा वाला रिप्रेजेंटेशन है। तो कोई सीक्वेंस मेरी जीपी है, कैसी दिखेगी वो, AR स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर 4। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी, देखो जरा, ये जो मेरी सीक्वेंस थी, मतलब ये जो मेरा जीपी था, AR स्क्वायर AR क्यूब और आगे क्या आएगा AR4। तो दिस इज माय फर्स्ट टर्म, ये मेरा A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है और ये क्या है A4 है। तो फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो आगे फिफ्थ टर्म क्या होगा, AR की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हो। तो बेसिकली कुछ नहीं, ये सब एक ही चीज है। इसको ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं तो ज्यादा अच्छा हो जाता है, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि हाँ अगर जीपी है तो ऐसा लिख दो ना, AR स्क्वायर AR क्यूब AR4 AR5 एंड सो ऑन। तो ये कुछ अलग चीज नहीं है, सेम ही है। दिस इज माय फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ऑल गुड। तो जीपी क्या होता है, जीपी का रिप्रेजेंटेशन क्या है, आर क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। A इज द फर्स्ट टर्म, R इज द कॉमन रेशियो। ये तो इतनी बार यूज करोगे ना आप क्वेश्चन में, आप लिखोगे लेट A बी द फर्स्ट टर्म, R बी द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, वही सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। तो इनको डिवाइड करके जो आंसर होता है ना, उसे ही हम कॉमन रेशियो कहते हैं, उसे ही हम क्या कह देते हैं, R। तो इन दोनों केस में आपके R क्या आ रहे थे, 2 आ रहे थे। इसमें A क्या है, पहले वाले में फर्स्ट टर्म क्या है 2, इसमें A क्या है 5। इस वाले क्वेश्चन में R कॉमन रेशियो कितना आया था 2, 10/5। यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आया था 2। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। हमने थोड़ा थोड़ा जीपी के एक बैकग्राउंड बना लिया। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ही कॉमन सेंस है इस नोट में। क्या लिखा है कि अ जीपी कैन बी रिटन एज AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 AR की पावर n-1। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये कौन सा टर्म होगा आपके जीपी का? कुछ जैसे ये फर्स्ट टर्म है आप लोगों का, है ना, दिस इज द फर्स्ट टर्म, राइट। ये सेकेंड टर्म है, ओके जी। ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है। कोई बताएगा ये कौन सा टर्म होगा? हम ऐसे कैसे बता देंगे, हम कितना आगे डॉट 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 लगाया, पता नहीं कितने एलिमेंट्स भरे होंगे। अरे आप ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी अपनी लेकर आइए। ये A1 है तो ये A है, फर्स्ट टर्म है A, सेकेंड टर्म है AR, थर्ड टर्म है AR स्क्वायर। मतलब अगर ये थर्ड टर्म है तो यहाँ पे R की पावर 1 कम है, अगर ये फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे R की पावर 1 कम है, तो यहाँ पे R की पावर n-1 है। तो ये कौन सा टर्म रहा होगा, nth टर्म रहा होगा। फिर से देखो ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आप जानते हैं कि दिस इज माई जीपी
AR स्क्वायर, AR की पावर 3 एंड डॉट 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 हमने लिखा AR की पावर n। हम सब जानते हैं ये कौन है, दिस इज द फर्स्ट टर्म A1, ये क्या है सेकेंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। अब आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ सेकेंड टर्म है तो R की पावर 1 है, अगर यहाँ थर्ड टर्म है तो R की पावर 2 है, अगर यहाँ फोर्थ टर्म है तो R की पावर 1 कम है। तो जो भी टर्म है, जिस भी पोजीशन पे टर्म है, जैसे फोर्थ पोजीशन पे टर्म है तो R की पावर 1 कम है उससे। तो यहाँ पे अगर आप R की पावर देखें n-1, तो ये पोजीशन कौन सा रहा होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ बताइए फिफ्थ टर्म क्या है, तो आप सिर्फ चिल्ला के बोलेंगे मैम AR की पावर 4, मतलब अगर फिफ्थ टर्म है तो R उससे 1 कम है पावर में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे R की पावर n-1 है तो ये टर्म कौन सा रहा होगा, nth टर्म रहा होगा, राइट। तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे से ना ऑब्जर्वेशन है ये, कि फर्स्ट टर्म इज A, तो सेकेंड टर्म AR की पावर 1, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, यहाँ जो भी टर्म है अगर थर्ड है तो R की पावर 1 कम है, मतलब R स्क्वायर है। फोर्थ टर्म है तो R की पावर 3 है, वहां पे अगर R की पावर n-1 है तो कौन सा टर्म रहा होगा, nth टर्म रहा होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें समझना क्या था, ये तो छोटी सी बात है, अभी आगे फिर डिस्कस करेंगे इसको। अब जरा ये देखो, ये मेरी एक जीपी है, यहाँ पे खत्म हो गई ये, ठीक है, इतने ही टर्म है बस इसके अंदर, ये खत्म। और एक मेरी जीपी ये है, ये खत्म है क्या मैम, दोनों सेम ही तो लिखी है। अरे ध्यान से देखो, ये वाली जीपी में हमने लिखा है AR स्क्वायर, AR क्यूब, डॉट 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 AR की पावर n-1, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म, खत्म। दूसरी जीपी हमने लिखी है AR स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पे कोई टर्म आया होगा nth टर्म, और उसके बाद हम रुके नहीं, हमने और टर्म्स लिखी। हो सकता है ना आगे भी टर्म्स हो सकते हैं, n+1 टर्म हो सकता है, n+2 टर्म हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम nth टर्म पे रुक गए, ठीक है, यहाँ पे खत्म। और यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, 3 डॉट लगे, इसका मतलब हम आगे भी और टर्म्स लिख रहे हैं। तो ये मेरा जो सीक्वेंस है, पहले आप बताइए ये कैसी सीक्वेंस है मैम, इसमें तो टर्म्स को काउंट कर सकते हैं, ये तो फाइनाइट सीक्वेंस है। अच्छा, और सीक्वेंस कैसी है, ये एक प्रोग्रेशन बना रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये मेरी कैसी जीपी है मैम, फाइनाइट जीपी है, जिसमें आप टर्म्स को काउंट कर सकते हो, वो फाइनाइट हो जाता है। यहाँ पे मैं टर्म्स को काउंट नहीं कर सकती, क्योंकि फिर से देखो डॉट 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 लग गया। तो मैम यहाँ भी तो डॉट 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 लगा था, अरे तो यहाँ पर तो ठीक है, बीच में टर्म्स भर रहे हैं अपन, लास्ट में डॉट लगा है क्या, लास्ट में तो कह दिया कि nth टर्म है, AR की पावर n-1, खत्म, इसके आगे कुछ नहीं है। मतलब गिन सकते हो ना, आपने बता दिया इसमें n टर्म्स हैं, यहाँ पे तो गिन नहीं सकते, यहाँ पे तो यहाँ तक लिखा, उसके आगे भी जा रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो हमें क्या पता। तो ये कैसी सीक्वेंस है, इट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन बना रही है। तो ये इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है, कौन सा प्रोग्रेशन बना रही है, जीपी बना रही है, तो ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी जीपी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे बस वही लिखा है, अ जीपी कैन बी रिटन एज दिस या फिर दिस, अकॉर्डिंग एज अ जीपी इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट है तो खत्म हो जाएगी, इनफाइनाइट है तो 3 डॉट आगे और रख देंगे। सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग आपको सीरीज मिलती है, यस और नो, सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज मिलती है। सीरीज क्या होती है, अरे मैम सीक्वेंस में कॉमा होता है, कॉमा को उड़ाओ प्लस को बुलाओ, सीरीज बन जाती है। तो अगर आपकी जीपी फाइनाइट है तो उस फाइनाइट जीपी की जो सीरीज बनेगी वो कैसी बनेगी मैम, फाइनाइट सीरीज बन जाएगी। मान लो ये थी ना फाइनाइट, तो बस मैम कॉमा को उड़ाया प्लस को बुलाया, ये फाइनाइट सीरीज बन गई। ये वाली इनफाइनाइट थी ना, तो यहाँ पे भी देखो कॉमा को उड़ाया प्लस को बनाया, तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई। तो अगर आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइनाइट है तो उसके करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज मिल जाएगी। अगर आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज मिल जाएगी। छोटी सी बातें हैं, ठीक है। अच्छा, 9.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 11, 12, 13 अगर आपने ध्यान से देखा होगा अपने बुक के पीछे आंसर, तो वहां पे
5 टर्म्स लिखने के बाद जब हमने सीरीज बनाई है ना, तो वहाँ पे 3 डॉट भी लिखे गए हैं आपके आंसर में। तो आप वहाँ पे वो 3 डॉट बना लेना। बेसिकली ये शो कर रहा है कि आगे और टर्म्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने नहीं बनाया है वहाँ पे 3 डॉट, तो आप लोग वहाँ पे मेंशन कर देना, जैसा बुक में आंसर है वैसे ही लिख दो कि देखो जी हाँ हो सकता है, क्योंकि वो जनरल फॉर्म में आंसर लिख रहे हैं कि हाँ देखो इतने टर्म्स तो हैं, आगे और भी टर्म्स हो सकते हैं सीरीज में। तो प्लस बना के 3 डॉट जरूर लिख देना। ओके, चलिए जी, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि जीपी फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होती है, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। जस्ट छोटा सा नोट है, बुक में गिवन था, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द सीक्वेंस गिवन बाय दिस, ये क्या है, an इज इक्वल टू 3 2 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। n मतलब नेचुरल नंबर, कैपिटल N का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, आगे चलता जाएगा। सो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज अ जीपी। आपको बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ना, क्योंकि आप जानते हो सीक्वेंस को हम एक डेफिनेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। सीक्वेंस तो एक फंक्शन होता है ना, फंक्शन तो एक रूल होता है। तो यहाँ पे मैंने इस सीक्वेंस को किस रूल से लिखा कि an इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर n। यहाँ पे जो ये n है ना, ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। अब आपको शो करना है कि ये एक जीपी है और आपको इसका कॉमन रेशियो भी निकालना है। तो कैसे बताएंगे आप, चलिए जी, अभी तक तो हमने छोटे छोटे से एग्जाम्पल लिए थे, 2 4 8 16 32। अब आप बताइए कि ये जो मेरी एक सीक्वेंस है जिसको हमने इस रूल से लिखा है, ये जो n है दे आर माई नेचुरल नंबर, कैसे बताओगे ये जीपी है और क्या इसका कॉमन रेशियो है, बताइए जरा कैसे बताओगे आप। तो देखो कभी भी ना आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अब आपको अगर कंसेप्ट पता है ना, आप हर क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। जीपी की डेफिनेशन हमने क्या सीखी थी मैम, जीपी वो सीक्वेंस होती है जहां पे जो भी टर्म्स लिखे हैं द टर्म्स आर नॉन जीरो और आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय जस्ट पीछे वाला टर्म हर एक बार आपको एक कांस्टेंट देता है, और उस कांस्टेंट को हम कॉमन रेशियो कहते हैं, जिसे हम आर से डिनोट कर देते हैं। अब कैसे शो करूं कि ये सीक्वेंस मेरा जीपी है, याद कीजिए डेफिनेशन को हमने लिखा था कि ए के प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए के क्या था, आर था। आर मतलब कोई भी कांस्टेंट रेशियो, जनरलाइज करके हमने आंसर दिया था। तो यहाँ पे भी ना हम जनरलाइज करके आंसर दे सकते हैं। मतलब क्या, देखो जी यहाँ पे an गिवन है, हमने 9.1 के ओवरव्यू में देखा था कि an क्या होता है, nth टर्म। सो nth टर्म क्या है इस सीक्वेंस का, 3 2 की पावर n है ना, ये इसका nth टर्म है। अच्छा nth टर्म के आगे जो टर्म आएगा उसका क्या नाम होगा, जैसे फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म आता है, थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म आता है, तो nth टर्म के बाद जो आगे वाला टर्म होगा वो क्या होगा मैम, n+1। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मैं n+1 लिखूं तो ये इसकी डेफिनेशन कैसी बन जाएगी, अरे मैम जहाँ जहाँ n है ना वहाँ पे आप उसे n+1 से रिप्लेस कर दो। अच्छा तो सिर्फ यहाँ पे n है तो हमने इसे n+1 से रिप्लेस कर दिया। तो an के जस्ट आगे वाला टर्म क्या है, an+1 है ना, इसके जस्ट आगे वाला टर्म ये है, तो चलो इसको इससे डिवाइड करते हैं। ऐसा ही तो करते थे, a1 है a2 है फिर डॉट डॉट डॉट, तो जस्ट आगे वाले टर्म से जस्ट पीछे वाले टर्म को डिवाइड करो। हर एक बार अगर आपको वो कांस्टेंट टर्म दे दे तो आपका जो प्रोग्रेशन है वो जीपी होता है। तो मैं इसको जनरलाइज करके सॉल्व कर रही हूँ कि देखो ये n टर्म है, इसके आगे n+1 टर्म है। अगर मैंने an+1 को डिवाइड किया an से तो क्या आएगा, an+1 टर्म क्या है, 3 2 की पावर n इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 2 की पावर n। मैम ये क्या किया आपने, यहाँ तो n+1 था, आपने ऐसा क्यों लिख दिया, अरे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दिया। क्या कहता है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर एडिड थी मैंने उसका बेस सेम करके अलग कर दिया। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 2, और ये क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा r बन जाएगा। तो हमने an+1 अपॉन an को कांस्टेंट शो कर दिया, इसका मतलब इट इज़ अ जीपी। फिर इनने क्या पूछा था, फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आई होप ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलेंगे।
सो हमने एक जनरलाइज्ड पैटर्न में क्वेश्चन को कैसे टारगेट करना है ये देख लिया। अगर ये लोग हमको सीक्वेंस देते तो हम सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म इस तरीके से शो कर देते, क्योंकि हर बार क्या होता है, हर बार आपको सेम ही कॉमन रेशियो मिलता। लेकिन यहाँ पे इन्हें सीक्वेंस ना देके उसकी डेफिनेशन दी थी, तो डेफिनेशन जनरलाइज फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो हमने जनरलाइज फॉर्म में ही इसका सोल्यूशन इनको दे दिया कि तुमने हमको nth टर्म दिया है ना, हम तुमको n+1th टर्म देंगे और n+1th टर्म को nth टर्म से डिवाइड करेंगे और देखना हमें कांस्टेंट मिलेगा और वो हमारा कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो आपने देखो डिवाइड किया, मेरा n+1th टर्म क्या था, बस n को हटा के n+1 रखना था। सो दिस इज 3 × 2 की पावर n+1। इस 2 की पावर n+1 को हमने ब्रेक करके लिख दिया, मैथ्स वाले हैं इतना काम तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर एडिड थी तो मैंने उनका बेस सेम कर दिया। उसके बाद ये सब कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे बचता है सिर्फ 2 और 2 मेरा कांस्टेंट विच इज़ अ कॉमन रेशियो, और क्वेश्चन को हमने एक बार में उड़ा दिया। अगर ये सीक्वेंस देते तो हम लिखते लेट A1 बी दिस, A2 बी दिस, A3 बी दिस, A4 बी दिस एंड सो ऑन, और फिर दिखाते कि देखो जी क्लियरली, ठीक है, मैथ्स में सबसे प्यारा शब्द क्लियरली, A2 को डिवाइड करो A1 से, A3 को डिवाइड करते A2 से, A4 को डिवाइड करते A3 से। हर बार डिवाइड करने के बाद आपको कॉमन रेशियो मिलता, फिर लिख देते देखो अच्छे से देखो, क्योंकि हर बार क्लियरली मुझे कॉमन रेशियो हर बार सेम ही मिल रहा है, कॉमन ही मिल रहा है, तभी तो उसका नाम है कॉमन रेशियो, क्योंकि रेशियो हर बार कॉमन मिल रहा है। जब रेशियो हर बार कॉमन मिल रहा है मतलब इट इज अ जीपी, काम खत्म, ठीक है। तो जिस पैटर्न में ये क्वेश्चन दें आप उस पैटर्न में उड़ाओ, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। द अगला टॉपिक इज जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। जब आपने 10th में एपी पढ़ा था ना, तो आपने वहाँ पे जनरल टर्म ऑफ अ एपी पढ़ा था। किसी को फॉर्मूला याद है क्या? एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मैं चेक करूंगी सही है या नहीं, ओके। और नहीं याद है तो एक बार बस फॉर्मूलेस को देखना है और कुछ नहीं। और अगर आप चाहते हो कि मैम एपी के छोटे छोटे फॉर्मूलेस बता दो, आप हल्का सा एक कंसेप्ट बता दो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आपके लिए वो वीडियो भी तैयार हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, जीपी का जनरल टर्म क्या होता है? तो देखो जनरल टर्म बेसिकली ना nth टर्म होता है, ये हमने 9.1 में डिस्कस किया था। द nth टर्म ऑफ अ जीपी with first term A and common ratio R is given by this। ये आपका GP का फॉर्मूला है, ठीक है। GP का जो जनरल टर्म है, बेसिकली जनरल टर्म, हम क्योंकि GP पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस हम GP के बारे में बात कर रहे हैं। सो जनरल टर्म को हम लोग क्या भी कहते हैं? जनरल टर्म को हम लोग nth टर्म भी कहते हैं, ठीक है। मुझे किसी जीपी का जनरल टर्म बताना है, उसका nth टर्म बताना है, तो क्या मेरे पास फॉर्मूला है? अरे मैम इसके जनरल टर्म का फॉर्मूला है तभी तो ये प्रोग्रेशन है। याद करो प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या थी, तो वो फॉर्मूला क्या है? अब प्रोग्रेशन यही तो कहता है ना, उस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहते हैं जिसका nth टर्म का हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तभी तो प्रोग्रेशन बना क्योंकि मैं इसके nth टर्म का फॉर्मूला बना सकती हूँ, और nth टर्म को ही मैं जनरल टर्म कहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैम फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a r और r की पावर n-1। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया था, है ना, जब हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट डिस्कस किया था जस्ट इसी वीडियो में, राइट। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a r की पावर क्या है? n-1 है। यहाँ पे ये a क्या होता है? a होता है आपका फर्स्ट टर्म, a क्या होता है जीपी का? फर्स्ट टर्म। और r क्या होता है? r होता है कॉमन रेशियो, r को कहते हैं कॉमन रेशियो। और ये n क्या है? nth टर्म। आप nth टर्म फाइंड कर रहे हो ना, वो आपका n है। सो nth टर्म ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला क्या है? nth टर्म ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला है a r की पावर पे n-1। यहाँ पे अगर n है तो इसकी पावर एक कम रहेगी, ठीक है। सो an इज इक्वल टू a r की पावर n-1। अब चाहे तो आप इसका प्रूफ देख लो, अदरवाइज फॉर्मूले को याद रखो, क्योंकि इसी फॉर्मूले के ऊपर डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चन से हमें डील करना है। लेकिन ठीक है चलो एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, ये आया कैसे। मैंने कहा कि लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an बी द गिवन जीपी। मैंने क्या कह दिया कि मेरे ये जो a1 a2 a3 डॉट 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 an है ना, ये जीपी है। अच्छा, और इसका फर्स्ट टर्म मैंने क्या बोला? a। तो मैंने कह दिया कि इसका a1 क्या है? a, फर्स्ट टर्म इज a। तो a1 मेरा a है,
अब अच्छा ये बताओ, किसी की भी पावर 0 क्या देती है आपको? 1 देती है। मैंने कहा कि A1 मेरा A है, तो मैंने कहा देखो ऐसे अकेला अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, 1 - 1 लिख सकती हूँ ना। A1 है मेरा A, मैंने कहा A के बगल में मैं R की पावर 1 - 1 लिख सकती हूँ। 1 - 1 0 होता है, किसी की पावर 0 1 ही देता है, तो कुल मिला के आएगा तो ये मेरा A ही, लेकिन जस्ट मैंने ना फॉर्मूले को समझने के लिए यहाँ पे 1 - 1 लिख दिया। ऑल गुड। अब सुनिए, सिंस A1 A2 A3 क्या है? GP है, और इनका कॉमन रेशियो क्या है? R है। तो मैं अपने A1 टर्म को तो ऐसा लिख सकती हूँ, A1 क्या था मेरा? देखो जरा, मैंने कहा कि A1 तो मेरा A था, और जस्ट मैंने ऐसे मजे मजे में इसको कैसा लिख दिया? AR की पावर 1 - 1। अब क्योंकि आपकी जो सीक्वेंस थी A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या थी? ये सब GP में थी। फर्स्ट टर्म इसका A था, कॉमन रेशियो इसका R था, तो ऑब्वियस है ना A2 अपॉन A1 क्या देगा आपको? R देगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि A2 अपॉन A1 R देगा। तो यहां से आप जरा ये बताइए कि A2 की वैल्यू क्या आएगी? A2 की वैल्यू आएगी A1 R, और A1 क्या है मेरा? A, सो AR, यानी जो मेरा सेकंड टर्म है वो क्या है? AR है। और इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूं, AR की पावर 2 - 1। देखो ना, A2 मेरा AR है, और इसको मैं अब R की पावर 1 को मैं AR की पावर 2 - 1 भी लिख सकती हूँ। 2 - 1 तो एक ही होता है। इसी तरीके से A3 अपॉन A2 भी मेरा R होगा। क्यों? क्योंकि A1 A2 A3 डॉट 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 ये किस में है? GP में है, तो A3 अपॉन A2 भी R है, यानी A3 क्या आएगा? ये इधर गया, A2R। A2 की वैल्यू आपके पास AR है, आपने यहाँ पे A2 की जगह पे AR रखा, बाहर R ऑलरेडी रखा था, उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये AR स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं लिख रही हूँ, 2 को मैं 3 - 1 लिख सकती हूँ, तो मैंने A3 को यहाँ पे ये जो AR स्क्वायर था इसे कैसे लिख दिया? AR की पावर 3 - 1। ठीक है। अब इसी तरीके से A4 अपॉन A3 भी R होगा, बिकॉज A1 A2 A3 A4 सब किस में है? GP में है ना। तो यहाँ से A4 की वैल्यू निकालो, A3R आ रहा है। A3 की वैल्यू आपके पास है AR स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू R, तो ये AR क्यूब हो गया। अब इस पावर 3 को मैं 4 - 1 लिख सकती हूँ, तो मैंने कहा देखो जी ये जो है इसको ऐसा लिख दिया। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि सेकेंड टर्म है AR की पावर 2 - 1, थर्ड टर्म है AR की पावर 3 - 1, फोर्थ टर्म है AR की पावर 4 - 1। कोई मुझे बताएगा फिफ्थ टर्म क्या होगा इस पैटर्न में? आप यहाँ पे पैटर्न देखिए, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, है ना। वैसे तो A2 AR है, लेकिन थोड़ा सा हमने अलग तरीके से लिखा पैटर्न बनाने के लिए, क्योंकि हमें nth टर्म बनाना है। तो A2 को AR 2 - 1, A3 को AR 3 - 1, A4 को AR 4 - 1, तो A5 क्या होगा? वेरी गुड, AR 5 - 1। A6 क्या होगा? AR 6 - 1। A7 क्या होगा? AR 7 - 1। तो AN क्या होगा? AR n - 1। तो बस ऑब्जर्वेशन है, प्रूव करने के लिए कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आ गया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि मेरा फर्स्ट टर्म ऐसा दिख रहा है, सेकंड टर्म को देखो मैंने ऐसा लिख के दिखा दिया, थर्ड टर्म ऐसा, फोर्थ टर्म ऐसा, फिर थोड़ा ऑब्जर्व किया कि सेकंड टर्म को ऐसा लिख रहे हैं, थर्ड टर्म को 3 - 1, फोर्थ टर्म को 4 - 1, तो फिफ्थ टर्म को 5 - 1, सिक्स टर्म को 6 - 1, सेवन टर्म को 7 - 1, तो nth टर्म को क्या लिखोगे? n - 1, और बाहर लिखा है A पावर में है n - 1। इस तरीके से हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। और सबसे ज़्यादा सिंपल मैं आपको बताऊं, हमने क्या कहा था कि देखिए जी AR स्क्वायर, ऐसी अगर मेरी GP है, सो दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकेंड टर्म, दिस इज माय AR स्क्वायर, दिस इज माय थर्ड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ nth टर्म क्या होगा, तो यहाँ से भी जस्ट ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो। देखो ना,
यहाँ 2 है, देखो a तो सब में है तो a तो आएगा, यहाँ पे r तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 2 था तो r की पावर 1 है, यहाँ 3 है तो r की पावर 2 है, तो यहाँ n है तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा। मतलब जो भी नंबर लिखा है उससे एक कम r की पावर है, तो यहाँ पे अगर n लिखा है तो इससे एक कम क्या होगा, n-1। यानी आपका nth टर्म या जनरल टर्म जीपी का क्या होता है, an इज इक्वल टू a r की पावर n-1। कोई आपसे प्रूफ नहीं पूछेगा, लेकिन जस्ट ऑब्जर्वेशन। पता है मैथ्स का पूरा मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म नहीं पूछ रही हूँ, मैथ्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। और हमेशा आप नोटिस करना मैथ्स वाले स्टूडेंट्स का जो ऑब्जर्वेशन पावर होता है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप ना चीज़ों को देख के डिकोड कर लेते हो। हम सबको पता था कि देखो A1, A2, A3, A4 डॉट 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 ये सब मेरे जीपी में है, तो मैंने इनको कहा था कि ये A है, ये AR है, ये AR स्क्वायर होगा, ये AR क्यूब होगा। फिर मैंने ना ऐसे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसे लिखने की कोशिश की, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको AR 2-1 लिख दिया, इसको AR 3-1 लिख दिया, इसको AR 4-1 लिख दिया। है तो एक ही बात ना। तो इससे क्या हो गया, एक पैटर्न बन गया कि फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, AR 5-1, तो nth टर्म क्या होगा, AR n-1। मतलब आपने पैटर्न डिकोड कर लिया, और ये मैथ्स वाले बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। फॉर्मूला कैसे आया, ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है, एक रिलेशन बना पा रहे हो। तो व्हाट इज द nth टर्म ऑफ अ जीपी, an इज इक्वल टू a r की पावर n-1। दैट्स इट। इस पूरे ना जितना भी हमने डिस्कशन किया, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपने ये ऑब्जर्वेशन को डिकोड कर लिया, इसको पहचान लिया, इसको पकड़ लिया ना, तो आप सच में खुश हो सकते हो, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। अलग अलग क्वेश्चन जो आप बोलते हो ना, उन्हें आप तोड़ सकते हो ऑब्जर्वेशन पावर से। तो यहाँ पे nth टर्म क्या आ गया आपका, AR की पावर n-1। खत्म। चलिए जी, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जनरल टर्म के ऊपर ना क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैम, अब जरा वार्म अप करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे जनरल टर्म के ऊपर। तो जनरल टर्म के ऊपर ना बेसिकली आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन दिखेंगे। जनरल टर्म के ऊपर बेसिकली आपको 3 तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे। देखो, सबसे पहले आप लोग बताइए व्हाट इज द जनरल टर्म का फॉर्मूला। जनरल टर्म मैम किसका जनरल टर्म, अरे जीपी का। तो जनरल टर्म ऑफ अ जीपी क्या होता है, an इज इक्वल टू a r की पावर n-1। तो आपको ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें सिर्फ 3 टाइप के दिखेंगे। पहला, आपको कोई सीक्वेंस दे देंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई सीक्वेंस दे देंगे इस तरीके से, ठीक है, और ये सीक्वेंस आपकी जीपी होगी, डेफिनेटली जीपी ही देंगे आपको, और आपसे बोलेंगे चलो फाइंड करो, फॉर एग्जाम्पल 6th टर्म, 4 टर्म दिख रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं 6th टर्म फाइंड करो, या फिर हम आपसे कह देंगे 13th टर्म फाइंड करो, ठीक है। मतलब बेसिकली जो पैटर्न है पहला, वो फाइंड करने का होगा इंडिकेटेड टर्म। कोई भी टर्म हम आपको इंडिकेट कर देंगे, वो फाइंड करना होगा आपको, ठीक है। सो ये आपके जनरल टर्म के ऊपर पहले पैटर्न का क्वेश्चन है। तो पहले पैटर्न का क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक सीक्वेंस होगी, दैट इज डेफिनेटली अ प्रोग्रेशन। कैसा प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम आपसे बोलेंगे इस टर्म को फाइंड करके दिखाओ। वो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन आपके सीक्वेंस में, प्रोग्रेशन में कहीं ना कहीं आगे वो जरूर आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ दिस जीपी। इस जीपी में मात्र आपको 3 टर्म्स दिख रहे हैं, और हम आपसे कह रहे हैं कि 10th टर्म को फाइंड करो, हम आपसे कह रहे हैं कि nth टर्म को फाइंड करो। तो यही है कि आपको प्रोग्रेशन दे देंगे, आपको जीपी दे देंगे, और बोलेंगे कोई इंडिकेटेड टर्म को फाइंड करो। मतलब ये जनरल टर्म वाला क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा ना कि जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ अ जीपी के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, 3 प्रकार के आएंगे, जिसमें से पहला प्रकार क्या है कि आपको जीपी दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि इस जीपी का ये वाला टर्म फाइंड करके दिखाओ। तो मैम इसमें क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, हम इसका आर निकाल लेंगे और फिर आगे
सोच लेंगे बैठ के, नहीं ये सब नहीं करना आपको, आपके पास फॉर्मूला है, अब फॉर्मूले को लगाएंगे डायरेक्टली, आपको 10th टर्म, 13th टर्म, 100th टर्म, 1000th टर्म जो फाइंड करना है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी के फॉर्मूले से, क्योंकि जब आपको जनरल पता है, कोई चीज़ अगर जनरलाइजेशन में पता होता है ना, तो नॉर्मल तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करने वाले हो, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी के फॉर्मूले से। तो चलो और इसे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ जीपी है 5, 25, 125 एंड सो ऑन। ये गिवन है कि ये जीपी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, 5 है, फर्स्ट टर्म दिख रहा है, पहला जो लिखा है 5 है। कोई बताएगा आर क्या है यहाँ पे, आर मतलब कॉमन रेशियो, कैसे मिलता है मैम, जस्ट आगे वाले टर्म को जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर लो, यानी कि 25/5 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कॉमन रेशियो कितना है, 5 है, ठीक है। तो मैम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो भी 5 आएगा, अगर नहीं मानते तो चेक कर लो, 125 डिवाइडेड बाय 25, 25 इंटू 5 कितना होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12, अरे हाँ 25 1 ज़ा 25, 5 ज़ा, ठीक है मैम जीपी था, बिल्कुल ठीक है। यानी कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, कॉमन का मतलब क्या है कि सब में रेशियो कॉमन ही आ रहा है, चाहे इसको इससे डिवाइड करो चाहे इसको इससे डिवाइड करो, लेकिन जस्ट बाद वाले टर्म्स होने चाहिए। तो आर तो मेरा 5 आ गया, ऑल गुड। अब क्या चाहिए इनको, इनको चाहिए 10th टर्म। तो आप कहोगे देखो जी, वी नो दैट कि जो nth टर्म होता है जीपी का, दैट इज ए आर, और आर की पावर n-1 होता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर n-1। इनको क्या चाहिए 10th टर्म, यानी n की जगह पे आपको क्या रखना होगा, 10 रखना होगा। तो ये क्या आएगा, ए आर 10-1 क्या हो गया, 9 हो गया। आपके पास a भी है, आपके पास r भी है, रख दो यहाँ पे। तो a कितना है आपके पास, 5 है, r कितना है आपके पास, 5, और r की पावर क्या है, 9, तो 5 की पावर 9। बेस सेम है, प्रोडक्ट में है तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 9 है, इसकी पावर क्या है, जब कुछ ना दिखे मतलब 1 है, तो इसकी पावर 9 है, इसकी पावर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 10। तो यहाँ पे जो 10th टर्म इनको चाहिए था वो क्या आ रहा है, 5 की पावर 10 आ रहा है। जनरल टर्म ऑफ अ जीपी में 3 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। पहला जीपी दे देंगे, बोलेंगे ये वाला टर्म फाइंड करके बताओ, फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यूज को रखोगे, आपको जो भी टर्म इंडिकेट करें वो बता दोगे आप। अब मैम नेक्स्ट तो इन्हें कहा nth टर्म फाइंड करो, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए आर, आर की पावर है n-1, इनको nth टर्म ही चाहिए, तो ये रहा ए एन, ए की वैल्यू क्या है 5, आर की वैल्यू क्या है 5, और इसी पे पावर चढ़ी है n-1। दोनों के बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। इसकी पावर जब कुछ ना दिखे मतलब 1, तो जहाँ कोई नंबर ना दिखे मतलब वहाँ 1 तो ज़रूर होगा। अब क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + n-1 कितना हो जाएगा, n ओनली। तो nth टर्म इस जीपी का कितना आ रहा है, 5 की पावर n, और 10th टर्म कितना आ रहा है, 5 की पावर 10। तो ये पहला पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है आपके जनरल टर्म के ऊपर। जीपी गिवन है, कोई भी इंडिकेटेड टर्म आपसे फाइंड करने के लिए बोलेंगे, जस्ट आपको इस फॉर्मूले को लगाना है, ए और आर की वैल्यू निकाल लेना है अपने प्रोग्रेशन में से, फॉर्मूले में रखो, काम खत्म, ऑल गुड। पहला पैटर्न डन। चलिए जी, अब अगला पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न, पहले क्वेश्चन रीड कर लो फिर बताती हूँ। विच टर्म ऑफ दिस जीपी अप टू n टर्म्स इज 131072? इस जीपी में n टर्म्स हैं, बता दो इस जीपी का कौन सा टर्म ये है। मतलब बेसिकली आपको पोजीशन फाइंड करनी है उस टर्म की जहां पे ये लिखा है, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट, ये सेकंड पे है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, तो ये कौन सा टर्म है। तो जो सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन आता है ना आपके जीपी में, ये बेसिकली आता है कि आपको ना एक टर्म गिवन होगा, और आपसे उसकी पोजीशन पूछेंगे, जैसे इसमें क्या हुआ, यहाँ पे कहा है कि विच टर्म ऑफ दिस जीपी अप टू n टर्म्स इज 131072। इस जीपी में कौन सा टर्म मेरा 131072 है, मतलब बेसिकली इसकी पोजीशन पूछ रहे हैं, टर्म गिवन है, पोजीशन पूछ रहे हैं।
तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करना होता है, आप जरा पैटर्न देखिए, ये पैटर्न आ गया ना, इस पैटर्न के कोई भी क्वेश्चन को आप ऐसे यूं फिनिश करते जाओगे। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, आप कह देंगे कि लेट, ये हमसे पूछ रहे हैं ना कौन सा टर्म वो होगा, तो मैंने कह दिया कि लेट nth टर्म, अब मुझे तो पता नहीं है फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, तो मैं ऐसा तो बोल नहीं सकती कि ठीक है ना आज मेरा मन कर रहा है कि ये 9th टर्म होगा, नहीं, अपन को नहीं पता, तो अपन इसको जनरलाइज करेंगे। इन्हें पूछा कौन सा टर्म ये है, तो मैंने कहा nth टर्म है। ठीक है, जब आपको नहीं पता कौन सा टर्म है तो आप क्या लिखेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ जीपी बी 131072, इस जीपी में कौन सा टर्म मेरा 131072 है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे बता दूं, तो जनरलाइज करना पड़ेगा, तो मैंने कह दिया लेट nth टर्म भी 131072। अच्छा, nth टर्म मेरा 131072 है, यानी मैं अगर इसको, ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी है, ठीक है, रीड कर पा रहे हो, ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी है इसको अगर जनरलाइज करूं, मतलब मैथमेटिकली लिखूं, nth टर्म 131072 है, इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि an इज इक्वल टू 131072। ये बात कौन कौन समझा, अगर समझ गए हो तो हंसते हुए चेहरे दे दो। क्या ये समझ गए? एक टर्म दे दिया है इस जीपी में और पूछ रहे हैं कि ये टर्म की पोजीशन क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको कहूँगी कि लेट nth टर्म भी मेरा 131072। अच्छा, ये तो इंग्लिश में लिखा है ना, हम तो मैथ्स वाले हैं, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि nth टर्म मतलब an, इज मतलब इज इक्वल टू क्या है 131072। तो मैंने कहा कि nth टर्म मेरा ये है, तो इसको मैंने मैथमेटिकली लिख के दिखा दिया कि an इज इक्वल टू 131072। ठीक है, अच्छा, nth टर्म का तो फॉर्मूला होता है, अभी अभी याद किया था, क्या फॉर्मूला है, a r n-1, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, और ये किसके बराबर है 131072। अच्छा जी मैम, बेसिकली आप इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो, है ना, क्योंकि वो n आपको बता देगा कौन सी पोजीशन है। हाँ, तो क्या मैम आपके पास a और r है? नहीं, क्या हम उसे फाइंड कर सकते हैं? हाँ, जीपी सामने रखी है, जीपी को देख के ही समझ में आ रहा है कि मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 2 है। r मतलब कॉमन रेशियो क्या है, इसको इससे डिवाइड करो या फिर इसको इससे डिवाइड करो, आपको r मिल जाएगा। तो आपने 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 आ गया। 32 को 8 से डिवाइड करोगे तब भी 4 आएगा, यानी कॉमन रेशियो कितना है, 4 है। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो मेरे पास a क्या है, a मेरे पास 2 है, r क्या है 4, पावर में क्या चढ़ाओगे n-1 इज इक्वल टू क्या है 131072। अब ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में सेंड कर दो, तो इस 2 को हमने यहाँ से हटाया और यहाँ पे डिवाइड करा दिया, क्या आएगा 2 1, 2 6 12, 2 5 10, 2 6 12, 1 1, 2 5 10, 2 5 10, 2 3 6, ठीक है, 2 6 12, चेक कर लो एक बार, 2 6 12, 1 1, 2 5 10, 1 0, 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12, 6 5 5 3 6, ऑल गुड। अगर इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ रहा है 6 5 5 3 6, और ये जो 6 5 5 3 6 है ना, इसको मैं 4 की पावर 8 लिख सकती हूँ। मैम ये आपको कैसे पता चला और आपने 4 की पावर 8 ही क्यों लिखा? देखो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 6 5 5 3 6 था ना, आप इसके फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, आप इसके फैक्टर्स निकालोगे। आपका ना इन क्वेश्चंस में टारगेट होता है कि अगर यहाँ पे 4 लिखा है, 4 की पावर n-1 है ना, तो अपने 6 5 5 3 6 को भी आप 4 की पावर कुछ बनाओगे, क्योंकि जब ये दोनों सेम है तो पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसे 4 की पावर में तोड़ा। तो जब आप 6 5 5 3 6 के फैक्टर्स निकालोगे तो आप 4 4 के पेयर बना लेना, तो टोटल 4 की पावर 8 अगर आप करते हो तो 6 5 5 3 6 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 को ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 4 था। अब इन दोनों के ये बेस सेम हो गए तो पावर्स भी क्या होगी, सेम होगी, तो मैंने इक्वेट कर सकती हूँ, तो n-1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी n की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो
तो इनने पूछा था ना कि विच टर्म ऑफ दिस जीपी इज 131072, तो ऐसी तो देख के नहीं बता सकते थे कि 9th टर्म है या 10th टर्म है। शायद अपन ने 9th टर्म बोला था ना, तो ये तो बाय चांस ठीक हो गया। लेकिन ऐसे आप क्वेश्चन को देख के, क्योंकि इतना भी ऑब्जर्वेशन नहीं होता है कि जस्ट हम अपने क्वेश्चन को देखें और बोल दे अरे 9th टर्म है, नहीं। आप कैसे सॉल्व करोगे? एलिमेंट गिवन है आपको, टर्म गिवन है, पोजीशन पूछ रहे हैं, तो आप जनरलाइज करके कह दोगे कि सुनो ये जो टर्म है ना nth टर्म है। अच्छा, फिर मैथ्स वाले हो, nth टर्म का मतलब क्या होता है? nth टर्म का मतलब होता है उसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला लिखा, ये इक्वल टू में लिखा। a और r तो आप इसको देख के निकाल लोगे, ये तो ऑब्जर्वेशन का खेल है। पहला टर्म a है, r क्या होगा? कॉमन रेशियो, इसको इससे डिवाइड करो तो 4 ही आएगा। नहीं मानते तो इसको इससे डिवाइड करके भी चेक कर लो, 4 ही आएगा। मैम 32 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्या? नहीं, जस्ट बाद वाला टर्म को डिवाइड करके कॉमन रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो आप 8 को 2 से डिवाइड करो या 32 को 8 से डिवाइड करो, तो आपको क्या मिलेगा? r 4 मिल जाएगा। अब उठा के सारी वैल्यूज यहाँ रखो, सिंप्लीफिकेशन करो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर यहाँ 4 की पावर है तो मैं अपने 65536 को 4 की पावर में लिखूंगी। अगर 3 की पावर होता तो उसे मैं 3 की पावर में लिखना प्रेफर करती। कैसे लिखते? फैक्टर्स निकाल लो आप लोग, फैक्टर्स निकालो। चलो आओ एक बार देख ही लेते हैं। जैसे अपने पास था 65536, तो इसके जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो देखो क्या निकल के आएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। फिर चलो 2 के साथ, सो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। फिर चलो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, और ये जो है ना 2 की पावर 5, 2 की पावर 10 होता है आगे। जब 1024 को करोगे तो 2 की पावर 10 आएगा। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 6 हो रहा है। 1024 2 की पावर 10 होता है। ठीक है, अभी आगे और जाएगा ये। अब इसमें भी ना हमको 2 से मतलब नहीं है, हमको तो 4 के टर्म्स में चाहिए। तो बेसिकली कितने 2 आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे? 10 और 6 16 आ रहे हैं। तो 16 2 आ रहे हैं, उनको 4 में ब्रेक करोगे तो 4 की पावर 8 हो जाएगी। क्यों 4 में ब्रेक किया? क्योंकि ज़रूरी था, बेस सेम है तभी पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। आई थिंक ये बात सही है। जब इसे 2 में निकालोगे फैक्टर्स तो 2 की पावर टोटल 16 आ जाएगा, लेकिन हमें 4 के टर्म्स में लिखना है। तो हम हर एक 2 2 का एक पेयर बना के 4 बोलेंगे, हर एक 2 2 का एक पेयर बना के 4 बोलेंगे, तो ऐसे आपको कितने 4 के पेयर मिल जाएंगे? 4 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ब्रेक करना होता है। ये जस्ट कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। तो ये आपका सेकंड पैटर्न हो गया। थर्ड पैटर्न का क्वेश्चन कैसा आता है? थर्ड पैटर्न का क्वेश्चन होता है मिक्स्ड क्वेश्चन। मिक्स्ड क्वेश्चन मतलब बोल देंगे 10th टर्म ये है, 6th टर्म ये है, 7th टर्म निकालो। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ये मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे हैं, आओ एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। सो देखो, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24, सिक्स्थ टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म। मिक्स्ड क्वेश्चन है ना, ये टर्म गिवन है, वो टर्म गिवन है, ये वाला टर्म निकालो। तो कैसे सॉल्व करना है देखिए जी। थर्ड टर्म 24 है, सिक्स्थ टर्म 192 है, 10th टर्म आपको निकालना है। चलो इनको मैथमेटिकली लिखते हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? थर्ड टर्म 24 है तो थर्ड टर्म मतलब होगा A3, इसका मतलब इज इक्वल टू कितना गिवन है? 24। अच्छा, सिक्स्थ टर्म इज 192, सिक्स्थ टर्म मतलब A6, कितना गिवन है? 192। क्या चाहिए आपको? 10th टर्म, तो 10th टर्म मतलब क्या होगा? A10, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A R की पावर n-1। अच्छा, इस क्वेश्चन में और इन क्वेश्चंस में, यहाँ पे भी तो आप टर्म्स ही फाइंड कर रहे थे, इंडिकेटेड टर्म 10th निकालो, और इसमें भी आप 10th टर्म फाइंड कर रहे हो। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? मैम यहाँ पे जीपी गिवन थी, इस मिक्स्ड वाले क्वेश्चन में जीपी नहीं गिवन है ना। मतलब ए और आर
वहाँ तो हम देख के ही बता देते, लेकिन यहाँ पे ए और आर हम देख के नहीं बता पाएंगे, वो हमें सॉल्व करके पता चलेगा। किनको सॉल्व करके? थर्ड टर्म और सिक्स्थ टर्म वाली इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको ए और आर की वैल्यू मिलेगी और उसके बाद जाके आप अपने 10th टर्म को फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में अंतर समझ में आया? वहाँ भी 10th टर्म था लेकिन वहाँ पे आपको प्रोग्रेशन गिवन थी, तो आपको ए और आर सिर्फ देख के ही बताना था। यहाँ पे भी टर्म फाइंड करना है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है, तो वो टर्म फाइंड करने के लिए प्रोग्रेशन नहीं है, तो ए और आर कैसे मिलेंगे? इन दोनों को सॉल्व करके मिलेंगे। ठीक है, अब थर्ड टर्म अगर आपका 24 है, क्वेश्चन में गिवन है कि थर्ड टर्म इज 24, तो बस यहाँ पे n की जगह पे मैंने 3 लिख दिया। अच्छा, थर्ड टर्म अगर 24 है तो यहाँ पे अगर n की जगह पे 3 रखा तो यहाँ पे भी n की जगह पे 3 रखूंगी, तो जब यहाँ पे n की जगह पे 3 रखा तो ये क्या मिलेगा? ए आर की पावर 3 - 1 मतलब कि 2, क्योंकि हम जानते हैं ना जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? nth टर्म इज इक्वल टू ए आर की पावर n - 1। अगर थर्ड टर्म चाहिए तो ए आर की पावर 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो थर्ड टर्म को मैंने ए आर स्क्वायर लिख दिया। अब ए आर स्क्वायर किसके बराबर है? 24 के बराबर है। ए सिक्स्थ क्या होने वाला है? यहाँ पे गिवन है कि सिक्स्थ टर्म, तो मैंने लिखा ठीक है जी, इधर ही आ जाओ, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू 192 है, nth टर्म का ये फॉर्मूला है, तो सिक्स्थ टर्म का क्या फॉर्मूला होगा? n की जगह पे 6 रखो तो ए आर की पावर 6 - 1 मतलब कि 5, यानी सिक्स्थ टर्म क्या आ रहा है? ए आर की पावर 5 और ये निकल के आ रहा है 192। चेक करो, n की जगह पे 6 रखा सिक्स्थ टर्म फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 6 रखोगे, 6 में से 1 गया 5, यानी ए आर की पावर 5 आ रहा है। एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मुझे ए और आर की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं इन इक्वेशंस को प्लस माइनस नहीं करूँगी। जीपी में देखो, एपी जब आप सॉल्व करते थे, आपने इस पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व किए, वहाँ पे आप दो इक्वेशंस को प्लस या माइनस करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेते थे। यहाँ पे आप प्लस माइनस नहीं करोगे, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने जा रही हूँ। ठीक है, सो दिस विल बी, मैं लिखूंगी यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इसको इससे डिवाइड किया तो ये क्या आएगा? ए आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय ए आर की पावर 2। यहाँ पे क्या है? 192 डिवाइडेड बाय 24। ऑल गुड, ए से 8 चला गया, आर स्क्वायर है, यहाँ से 2 आर चले जाएंगे, कितने आर बचेंगे? 3, तो ये आएगा आर की पावर 3 इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करें आप लोग तो ये क्या होगा? 24 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, नहीं चलो नॉर्मली कट करते हैं इसको। सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, दिस इज 2 9 ज़ा 18, 1 2 2 6 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जाएगा किससे? डायरेक्ट कट कर दो, यहाँ पे जाएगा अपना 12 है, आई थिंक 8 ज़ा, ठीक है 12 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 96, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जा रहा है 8 टाइम्स। जब मैंने इनको कट किया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दिस इज 192 डिवाइडेड बाई 24। जब आप इसे कट करेंगे तो ये 8 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके, अब r की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे मैं इस 8 को कोशिश करूंगी कि इसे किसी की थर्ड पावर में लिख दूं। सोचो किसकी थर्ड पावर हो सकती है? 8, मैम 2 की, तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि r की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ। अब ये देखो ज़रा, दोनों की पावर अगर सेम है तो दोनों के बेस भी आपके सेम हो जाएंगे, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे जस्ट आपको कट पिट करना था, डायरेक्टली कट कर देते 8 टाइम्स, लेकिन ठीक है अगर नॉर्मल सिंप्लीफाई करके दिखा भी रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो r की पावर 3 8 आ गया, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों मैंने इसे किसी की पावर थर्ड में ही सोचा? क्योंकि देखो ये 3 है, अगर ये भी 3 हो गया तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ। तो मैंने इन्हें कंपेयर किया, r की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब r की वैल्यू 2 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आपको a पता चल जाएगा। तो चलिए जी, सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, छोटा भी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखा a r स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू
24, तो ये आएगा 4a, है ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4a इज इक्वल टू 24, यानी a इज इक्वल टू 6 आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था 10th टर्म। तो 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म होगा a r की पावर, वहां रखो n की जगह पे 10, 10 माइनस 1 दैट मीन्स 9, n की जगह पे 10 रखा, तो 10th टर्म क्या आ रहा है a इंटू आर की पावर 9। अब मैंने a और r क्यों फाइंड करे, क्योंकि डायरेक्टली नहीं दिख रहे थे, सॉल्व करके ही पता चलते। तो यहाँ पे मेरा a कितना आ रहा है 6, r कितना आ रहा है 2, दिस इज 2 की पावर 9। आप चाहे तो इधर ही रुक जाएं, अदरवाइज आप सॉल्व भी करके फाइनल आंसर दे सकते हो। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पे मेरे पास प्रोग्रेशन नहीं होती। तो अगर मेरे पास प्रोग्रेशन नहीं है तो मैं अपना फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो नहीं बता सकती। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो कैसे बताएंगे, आपको जो भी रिलेशन गिवन है कि थर्ड टर्म 24 है, आपका फिफ्थ सिक्स्थ टर्म आपका कितना है 192, तो इनको आप लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले की हेल्प से। फिर प्लस माइनस नहीं करते आप डिवाइड करते हो यहाँ पे। फिर आपने अपनी सेकंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको 8 मिल गया, और इज इक्वल टू किस साइड r की पावर 3 मिल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि 8 को मैं किसी की थर्ड पावर में लिख दूँ, तो 2 की पावर 3 होता है 8, तो इसे 2 की पावर 3 लिखा। आप चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें a क्यूब माइनस बी क्यूब का, लेकिन नॉर्मली आप सॉल्व करोगे कोई गलत नहीं कहलाएगा, ठीक है। आप इन्हें कंपेयर कर लो, पावर सेम है तो बेस सेम हो गया। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है, लेकिन अभी इतना काफ़ी है, ठीक है। सो r की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, r आपके पास 2 आ गया। पहली या दूसरी किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दो। सपोज आपने पहली इक्वेशन में रख दिया r की वैल्यू 2, तो यहाँ से आपका a कितना आ जाएगा 6, और उसके बाद इनको चाहिए था 10th टर्म, n की जगह पे 10 रखा, फॉर्मूला कुछ ऐसा टूट रहा है, a आपके पास है, r आपके पास है, वैल्यू को रखो और आप अपने आंसर तक पहुंच गए। तो जनरल टर्म के ऊपर ना इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला एक सीक्वेंस दे देंगे, चलो रिवाइज करते हैं जल्दी से। जनरल टर्म है, आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सीक्वेंस दे देंगे और बोलेंगे इस सीक्वेंस का ये वाला टर्म फाइंड करके बता दो। अब सीक्वेंस आपके पास है तो आप a और r तो देख के ही बता दोगे। अब जो भी टर्म आपसे पूछेंगे जनरल टर्म के फॉर्मूले में डालना, आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, वैल्यूज को रखोगे, आंसर आ जाएगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि आपको एक टर्म दे देंगे और पूछेंगे इसकी पोजीशन क्या है, और सीक्वेंस भी गिवन होगा। सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर टर्म है, पूछेंगे इस टर्म की इस सीक्वेंस में क्या पोजीशन है ये बताओ। तो आप कह दोगे ये जो टर्म है ना इस सीक्वेंस के अंदर nth टर्म है, तो इस टर्म को nth टर्म से कंपेयर करेंगे आप, और फिर आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज द मिक्स्ड क्वेश्चन, जहां पे आपके सामने कोई प्रोग्रेशन नहीं होगा, जस्ट आपके पास एक टर्म है, दूसरा टर्म है और तीसरा टर्म आपसे पूछेंगे। तो आपको डेफिनेशन लगानी है, a और r की वैल्यू बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करके आपको मिलेगी, प्लस माइनस करके नहीं मिलेगा, ठीक है। डिवाइड करोगे सेकंड बाय 1, आपको r मिल जाएगा, एक में रखना a मिल जाएगा, और उसके बाद जो भी टर्म फाइंड करना है a और r की वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जनरल टर्म के ऊपर 3 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, इससे हटके आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये पैटर्न समझ गए ना, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम पैटर्न समझते हैं। पैटर्न समझने के बाद जो क्वेश्चंस लगाने में मजा है ना वो एक अलग ही लेवल का है। तो आई होप ये पैटर्न क्लियर है। अब जब आप एनसीईआरटी के या फिर किसी भी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, आपके दिमाग में पहले ही आ जाएगा कि जनरल टर्म है, 3 पैटर्न है, इसी तरीके से सोचना है और आंसर तक पहुंचना है। दैट्स इट, ओके जी। अब बात करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी। अब देखो ना, जीपी में इतने सारे टर्म्स हैं, इनको ऐड कैसे करते हैं, कोई फॉर्मूला होता है क्या? क्या आप लोगों को एपी याद है? एपी में भी आप लोगों ने सम फाइंड करने का फॉर्मूला याद किया था, किसी को याद है? अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सम ऑफ n टर्म्स इन एपी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी। जीपी में अगर आपके सामने n टर्म्स हैं तो उन n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले लेट Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी। जीपी में n टर्म्स हैं, उन n टर्म्स के सम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? Sn। दीज आर माई n टर्म्स, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, nth टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इसमें? n टर्म्स हो गए। इन n टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूं
तो उस ऐड करने के बाद जो वो रिजल्ट आएगा उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, Sn से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो वही चीज वहां लिखी है कि लेट Sn डिनोट द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द जीपी, n टर्म्स ऑफ द जीपी के जो सम है उसे हमने Sn से डिनोट कर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे a और r क्या है, a आपका पहला टर्म है, r आपका कॉमन रेशियो है। तो बेसिकली यहाँ पे ना मैं आपको प्रूफ बता रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने सम के फॉर्मूले तक जा सकते हो, क्योंकि एक बार अगर प्रूफ देख लोगे ना तो फॉर्मूला याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने Sn को लिख दिया। अब डेरिवेशन की तरफ अपन जो नेक्स्ट काम करेंगे दैट विल बी दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इधर भी और इधर भी r से मल्टीप्लाई करूंगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ और यहाँ मुझे हर एक टर्म से r का मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो इसमें तो r Sn हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे AR स्क्वायर, AR क्यूब, और ये क्या बनेगा, AR की पावर n, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने r लिखा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। n माइनस वन प्लस वन चला गया, सिंपल n मेरे पास आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AR की पावर n। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो डिनोट कर रहा है सम ऑफ n टर्म्स, उसमें मैंने r का मल्टीप्लाई किया, मुझे दूसरी एक्सप्रेशन मिल गई। अब मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगी। तो जैसे ही Sn में से माइनस करूंगी RSn को, क्योंकि LHS माइनस होगा LHS से, RHS माइनस होगा RHS से, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपके पास ये बचेगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। तो आप इसका सब्ट्रैक्शन इससे करेंगे तो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा कि Sn माइनस RSn इज इक्वल टू A माइनस ARn। यहाँ से आप Sn कॉमन लीजिए, यहाँ से आप A कॉमन लीजिए, और उसके बाद Sn को अकेला रखो। Sn बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो Sn को अकेला किया, इसको यहाँ डिवाइड में लेके चले गए, और यही जो फॉर्मूला आपके सामने अब आया है ना, दिस इज ओनली द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला भी बता सकती थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम फॉर्मूले से अगर भूल जाते हैं तो हमें ये नहीं भूलना है कि हम मैथ्स वाले हैं, तो हम उसको फटाक सीधे डिराइव कर लेंगे और अपने सही फॉर्मूले को लिख देंगे। और डेरिवेशन से क्या होता है ना, चीज़ें फिर दिखने लगती हैं और लास्ट में फिर आपको फॉर्मूले पे ना कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो इसीलिए जस्ट इसका एक बार हमने डेरिवेशन देख लिया। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, a 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब r आपका 1 ना हो, क्योंकि r अगर यहाँ पे 1 हो गया तो फिर आप लोग जानते हो क्या हो जाएगा, ठीक है मैम। ये ठीक है, इसके बाद ये क्या है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ना दोनों सेम ही है। ऐसा नहीं है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी के लिए आपको दो फॉर्मूलेज याद करने हैं, ये दोनों एक ही फॉर्मूलेज हैं। देखो ना, ये इसी से आया है। ये कैसे आया होगा, इससे आपने यहाँ से और यहाँ से माइनस को जब कॉमन लिया तो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से तो ये चीज़ें इस तरीके से लिखी जाएगी और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। इसी को ना बुक में ऐसा मेंशन कर दिया गया है कि जब आपका r 1 से छोटा है, जब आपका r 1 से छोटा है, देखिए ज़रा, तब आप इस फॉर्मूले को लगाएं। ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक हो गए हैं बुक वाले। उनने ऐसा मेंशन कर दिया है कि जब भी आपका r 1 से छोटा है तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करो जब आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, और जब आपका r 1 से बड़ा है तो आप अपने इस दूसरे वाले फॉर्मूले की हेल्प ले लो। r जब 1 से बड़ा है तो इसे लगाओ, r जब 1 से छोटा है तो इसे लगाओ। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला कब लगाना है, व्हेन r इज लेस देन 1। दोनों एक ही चीज़ है लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकती हूँ Sn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1। ये फॉर्मूला मुझे कब लगाना है, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब r मेरा 1 से बड़ा है, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 अप्लाई दिस फॉर्मूला, व्हेन r इज लेस देन 1 अप्लाई दिस फॉर्मूला। बस आप इसे याद कर लो। आप तो एक याद कर लो, दूसरा अपने आप ही निकाल लेना माइनस का साइन कॉमन लेके,
ठीक है। एस एन क्या होता है, ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इस फॉर्मूले को कब लगाना है, जब आर आपका 1 से छोटा है, ठीक है। चलिए जी, अब मान लो मैंने कहा कि ये फॉर्मूला होल्ड नहीं करता जब आर आपका 1 हो जाए, यही लिखा है। इनफैक्ट दीज टूज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, ये दोनों सेम टू सेम ही है। कैसे सेम है, नेगेटिव कॉमन लोगे तो आपको यही मिल जाएगा। द ओनली थिंग विच मस्ट बी नोटेड इज दैट अबव फॉर्मूला डू नॉट होल्ड फॉर आर इक्वल टू 1। आर इक्वल टू 1 के लिए ये दोनों फॉर्मूला काम नहीं करते। तो मैम अगर आर आपका 1 हो गया तो सम ऑफ एन टर्म्स नहीं निकाल सकते क्या जीपी का? अच्छा ठीक है, रुको, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है ना आपको, और सम ऑफ एन टर्म्स मतलब ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर एन माइनस 1, इनमें एन टर्म्स ही होंगे। टर्म्स काउंट करना तो हम जानते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये क्या होगा मेरा nth टर्म होगा। ये मेरे एन टर्म्स हैं, इसके सम को मैंने एस एन से लिखा। आप ये कह रहे हो कि मैम अगर r की वैल्यू 1 हो गई तो हम सम कैसे निकालेंगे, है ना, आप ये कह रहे हो। तो एक काम करो, यहाँ पे हर जगह पहले r की वैल्यू आप 1 रख दो। तो जब आप हर जगह r की वैल्यू 1 रखोगे तो दिस इज a, यहाँ पे 1 रखा तो a, यहाँ पे 1 रखा तो a, डॉट 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 प्लस a, यहाँ पे 1 रखा तो भी सिर्फ आपको a ही मिलेगा, क्योंकि 1 इंटू समथिंग गिव्स यू समथिंग ओनली, और यहाँ पे समथिंग क्या है, a। तो मेरा जो एस एन आ रहा है वो क्या आ रहा है, a प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 a, और इसमें कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे। तो ये भी कितने टर्म्स है मेरे, n टर्म्स है। मतलब मुझे इन a को कितने टाइम्स ऐड करना है, n टाइम्स ऐड करना है। तो इसका जो सम होगा ना, इसका सम होगा na। क्या ये बात क्लियर है? इसमें n टर्म्स है, ये मानते हो? दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये nth टर्म है, मतलब टोटल n टर्म्स है। यहाँ पे अगर मैंने r की जगह पे 1 रख दिया तो मैंने कहा था ये फॉर्मूला होल्ड नहीं होता अगर r 1 हो जाए। तो ठीक है, मैंने हर जगह r 1 रखा तो ये एक्सप्रेशन ऐसी दिखने लगी। ये कितने a हैं इसके अंदर मैम, जब इसमें n टर्म्स थे तो ये भी टोटल n ही होंगे। मतलब मुझे इन a को कितनी बार ऐड करना है, n बार ऐड करना है। तो जब इन a को n बार ऐड करना है तो इसका सम कितना आएगा, na आएगा। अगर ऐसे क्लियर नहीं तो ये बताओ, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सम क्या होगा? अरे मैम इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, मैम इसका सम 5 है। इसको ऐसा नहीं लिख सकती 5 इंटू 1 इस फॉर्मूले की हेल्प से? हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 को ऐड करना है। 5 इंटू a इज 1, 5 इंटू 1। अगर n को 10 बार ऐड करूंगी ना, सपोज, चलो जी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या आएगा मैम, 2 4 6 8, मैम 8 आ रहा है। ये तो नॉर्मल तरीका है, ठीक है, ये है आम तरीका। खास तरीका क्या है? खास तरीका ये है 1 2 3 4 4 इंटू 2 करो, मैम 8 आ रहा है इसका सम। तो किसी भी एक नंबर को जब अनेक बार ऐड करना पड़े ना, तो उस एक नंबर को देखो कितनी बार अनेक आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, कितनी बार आप उसे ऐड कर रहे हो। तो उस नंबर में जितनी बार आप उसे ऐड कर रहे हो उसका मल्टीप्लाई कर दो, आपको सम मिल जाएगा। तो अगर आपका r 1 हो जाता तो ये फॉर्मूला नहीं लगाते आप। अगर r 1 है तो आपका जो जीपी है ऐसा दिख रहा है, a प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस ए, लेकिन कब तक, n टाइम्स। तो एस एन क्या होगा, n इंटू ए एन ए। इसको हमने समझा इस तरीके से, मैं 4 बार 2 को ऐड कर रही हूँ तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं n टाइम्स a को ऐड कर रही हूँ तो इसका एडिशन क्या आएगा, n का मल्टीप्लाई a से कर दो, na आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपका r 1 है देन ऐसा फॉर्मूला लगेगा। अगर आपका r लेस देन 1 है देन हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, r ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ऑल्दो दे आर बोथ सेम, लेकिन स्टिल स्पेसिफिक हो जाते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हो गया। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस तो बड़े ही सिंपल आते हैं, बहुत सिंपल। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। इस ज्योमेट्रिक सीरीज में आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करना है, यानी आपको Sn फाइंड करना है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5 फाइंड करना है। तो Sn निकालना है और S5 निकालना है। तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले अपनी सीरीज को देख लेते हैं अपन। सीरीज है 1 प्लस 2/3
प्लस 4/9 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 1, यहाँ पे मेरा कॉमन रेशियो क्या है 2/3। किसी को डाउट तो नहीं है कॉमन रेशियो में? इसको इससे डिवाइड करो, यही आएगा। इसको इससे डिवाइड करो, 4/9 इंटू 3/2, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2/3 ही आया। तो आगे वाले टर्म को जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर रहे हो तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाता है, दैट इज 2/3 आ रहा है इस केस में। तो मेरे पास a है, मेरे पास r है। मुझे क्या चाहिए? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स चाहिए। अच्छा, ये r कैसा है मेरा? 1 से छोटा है, 2/3, 2/3 डिवाइड करके देख लो 0 पॉइंट समथिंग, मतलब ये जो मेरा r है दिस इज लेस देन 1। ओके, तो यहाँ पे जब मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? ऑल्दो दोनों सेम है लेकिन स्पेसिफिक हो जाते हैं, क्या परेशानी है? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। ठीक है जी। अब बस आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एस एन क्या आ जाएगा? यहाँ पे a क्या है मेरे पास 1, दिस इज 1 माइनस r क्या है 2/3, सो 2/3 की पावर क्या है n है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 2/3। इस तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग, तो एस एन कितना आएगा? दिस इज 1 माइनस 2/3 की पावर n, यहाँ पे एलसीएम लो 3 माइनस 2 1/3 ऐसा आ रहा है। इसको घुमा के लिख सकते हैं अपन, तो 3 यहाँ पहुँच जाएगा, जस्ट सिंप्लीफिकेशन। तो एस एन कितना आ रहा है मेरे पास 3 एंड दिस इज 1 माइनस 2/3 की पावर n। ठीक है, इसको घुमा के लिख दिया, 3 वहां पहुंच गया। तो सम ऑफ n टर्म्स मेरे पास इसमें ये आ रहा है। इसके बाद इनने पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो S5 चाहिए, तो अगेन आप इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, सारी वैल्यूज को रखोगे। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे S5 के लिए, सी n टर्म्स के लिए ये बन गया इसी क्वेश्चन में, तो S5 चाहिए, n की जगह पे 5 रख दो, n की जगह पे 5 रख दो, तो दिस इज 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2/3 और इसकी पावर क्या है 5। ठीक है, जब आपने Sn निकाल लिया तो S5 के लिए क्या करना, n की जगह पे 5 रख दो, या फिर अगर आपको शुरुआत से काम करना है तो फिर से इस फॉर्मूले को रखना, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2/3, घुमा के ले जाओगे इधर आएगा, फिर n क्या है 5, तो जहाँ n है वहाँ पे 5 रख दो। तो इस तरीके से डायरेक्टली एकदम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, सीरीज दे रहे हैं, इसके सम ऑफ n टर्म्स बताओ, सम ऑफ 4 टर्म्स बताओ, सम ऑफ 5 टर्म्स बताओ, सम ऑफ 8 टर्म्स बताओ। तो ऐसे अगर पूछें तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। मतलब सीरीज गिवन है और इंडिकेटेड सम बोल रहे हैं, मतलब क्या S5 बताओ, S8 बताओ, तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज रखना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जो सीरीज गिवन है उससे a और r फाइंड कर लो, फॉर्मूले में लगाओ, वैल्यूज को रखो, खुश हो जाओ। ठीक है जी, चलिए वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन, अगला पैटर्न का क्वेश्चन अगर मैं कहूं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, इस जीपी के कितने टर्म्स आर नीडेड टू गिव द सम दिस, इस जीपी में कितने टर्म्स आपको चाहिए जो इनको ऐड करने पे आपको ये दे दे, हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव द सम दिस इन दिस जीपी। तो कितने टर्म्स चाहिए, तो मैंने कहा मुझे क्या पता, तो क्या लिख के आएंगे हम लिखेंगे, सुनो अब डायरेक्टली तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि 2 टर्म चाहिए 3 टर्म चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड टू गिव द सम दिस इन दिस जीपी। क्लियर है ये चीज? जब हमसे पूछे कौन सा टर्म, कितने टर्म, तो हम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते 4 टर्म या 5 टर्म, हम क्या बोलेंगे n टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे लेट n बी द number of terms, ठीक है, let n be the number of terms needed to add, ठीक है, are needed to give the sum, simple चिपकाओ लाइन, to give the sum 3069/512। क्या लिखा हमने, let n be the number of terms needed to give the sum this। अच्छा, इसके जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आप अगर और सिंप्लीफाई कर दोगे तो अच्छी बात है, जैसे हमने सिर्फ उतने में रोक दिया था,
आप चाहे उसकी पावर को ओपन करते, मल्टीप्लाई करते, एलसीएम लेते, वो सब तो कैलकुलेशन है, तो उसको आपको ज़रूर देख लेना है, ठीक है। अगर उतना भी छोड़ोगे तो भी चल जाएगा। जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन है आप नॉर्मली वहाँ तक रुक सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि देखो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो उतने में रुक के आओगे तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन कर देना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड टू गिव द सम दिस। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का ये है कि सम ऑफ n टर्म्स आपको 3069 डिवाइडेड बाय 512 देगा। इन्हें पूछा ना कितने टर्म चाहिए, इसमें ऐड कर दो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, इस जीपी के कितने टर्म्स आपको चाहिए जिनको ऐड करने पे आपको वो मिल जाए। तो मैंने कहा मुझे क्या पता, तो जनरलाइज लिख देते हैं क्या कि लेट n बी द नंबर ऑफ द टर्म्स नीडेड टू गिव द सम दिस। मतलब इस जीपी में अगर n टर्म्स होंगे तो इसका सम ये होगा, यानी मैं कह रही हूं कि Sn इज इक्वल टू दिस। अच्छा, Sn इज इक्वल टू दिस, ओके जी। यहां पे जरा देखना फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो मैम A3 है, कॉमन रेशियो बताना मैम, इसको इससे डिवाइड कर लो। अच्छा, मतलब 3/2 डिवाइडेड बाई 3/1, 3 है तो 3/1 लिख सकती हूँ, तो ये आएगा 3/2 इंटू 1/3, यानी 3 से 3 गया हाफ, हाफ का मतलब होता है 0.5, और ये क्या है, यहाँ पे जो मेरा r है लेस देन 1 है, यानी जब मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाऊंगी तो कौन सा वाला लगाऊंगी, वही a 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि Sn मेरा इसके बराबर है, तो Sn क्या होगा मेरा, a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, एंड दिस इज इक्वल टू 3069 डिवाइडेड बाय 512। अपने पास a है, अपने पास r है, सब रख दो यहाँ पे। a कितना है 3, 1 माइनस r कितना है हाफ, इसकी पावर है n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r मतलब 1 माइनस हाफ, एंड दिस इज इक्वल टू 3069 डिवाइडेड बाय 512। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 माइनस 1 1/2, ये घूम के ऊपर जाएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम 6, 6 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर कट कर सकते हो तो कट कर दो, बिल्कुल 3 से जा सकता है ये, जैसे 3 2 जा, 3 1 जा 0, 3 2 जा 3 3 जा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2 5 2 2 5 1 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 5 जा 10, 1024, कितना आ रहा है ये 1024, और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 1023, 3 से डिवाइड किया ना, 3 था यहाँ 6 था, 3 2 जा 3 1 जा 0, 3 2 जा 3 3 जा, कुछ ऐसा आ गया। अब ये जो मेरा 1 है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में, यहाँ पे ये 1 कैसा लिखा है, 1 माइनस 1/2 की पावर n, इस प्लस 1 को मैं यहाँ पे लेके आ सकती हूँ तो ये -1 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, तो 1023 माइनस 1024 कितना होगा, ये इधर पहुंचेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको -1 ही मिलेगा, 1023 माइनस 1024 -1, -1 अपॉन दिस -1/2 की पावर n, इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 मतलब ये 1 की पावर भी n है और 2 की पावर भी n है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1 की पावर n तो 1 ही होगा, और ये मेरा 2 की पावर n, 1024 को मैं 2 की पावर 10 लिख सकती हूँ, तो ये 2 की पावर 10 हो गया। ये सेम है तो ये दोनों, ये भी सेम है, तो n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा यहाँ पे 10। चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसको यहाँ इसको वहाँ ले जाओ, तो 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर n, ये इधर वो उधर, दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो सकती है। वैसे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो अगर मेरे इस जीपी में 10 टर्म होते, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे 1 2 3 है, आगे और टर्म्स होने थे, तो अगर इस टोटल जीपी में मेरे
10 टर्म्स होते तो इस जीपी का सम मेरा 3069/512 आता। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन ने क्या कहा था? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम दिस। तो मैंने कहा लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड टू गिव द सम दिस। इस जीपी में कितने टर्म्स होने चाहिए सो दैट जब मैं उन्हें ऐड करूं तो मेरे पास ये आए। मैंने कहा ऐसे तो बोल नहीं सकते कितने होने चाहिए, तो हमने कह दिया लेट n बी द नंबर ऑफ द टर्म्स नीडेड टू गिव द सम दिस। मतलब Sn मेरा ये है, A मेरा ये है, R मेरा ये है, Sn इसके बराबर है, वैल्यू रखा, इक्वेट किया, सॉल्व किया, आंसर आपके सामने है। तो इस तरीके से आप सम वाले क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। सी, जब आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखोगे ना अपने जीपी में, तो बेसिकली क्या होगा, अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन है प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स इन जीपी, प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स इन जीपी, मतलब अगर इस तरीके से ये लोग बोल देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, है ना, 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, 4 नंबर्स या 5 नंबर्स, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल इन्हें बोला प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, तो वैसे तो आप जानते हो साधारण सी जीपी क्या होती है, ए आर स्क्वायर। 3 नंबर की बात करिए तो इन तीनों का प्रोडक्ट करना है। लेकिन जब आप इन तीनों का प्रोडक्ट करके इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो आपकी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे गिवन है कि अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स, इतने पे तो कभी नहीं जाते, यहाँ तक इनकी गाड़ी रुक जाती है, लेकिन 4 नंबर तक आप याद कर लेना, ठीक है। अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी बोले तो इनको लेने की जगह वो 3 नंबर आप ये ले लेना। मैम ये 3 नंबर जीपी में है? हाँ बिल्कुल जीपी में है, चेक कर लो, इसको इससे डिवाइड करके हर बार कॉमन रेशियो सेम आएगा। तो जब भी प्रोडक्ट शब्द का यूज हो जाए कि प्रोडक्ट ऑफ इतना नंबर, प्रोडक्ट ऑफ उतना नंबर, तो साधारण सी जीपी के टर्म्स लेने की जगह आप इन टर्म्स को ले लेना। तो 3 नंबर्स इन जीपी क्या होते हैं? A/R, AR। ऐसे ही आपने एपी में याद किया था। 4 नंबर्स इन जीपी क्या होंगे? A/R³, A/R, AR क्यूब। 5 नंबर्स तक कभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, 3 और 4 तो खैर तो भी आ जाता है, मिसलिनियस एक्सरसाइज में आई थिंक 4 नंबर वाला भी गिवन है। तो कम से कम ये 2 आप याद कर लो कि 3 नंबर्स इन जीपी क्या होते हैं? A/R, AR। तो 3 नंबर्स क्या होते हैं? A/R, AR, ठीक है। 4 नंबर्स क्या है? A/R³, A/R, AR क्यूब। तो बस इनको आपको याद करना है। और जब प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, प्रोडक्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे, तो सिंपली आप इन्हीं नंबर्स को लेना जीपी में, AR, AR स्क्वायर, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट शब्द मेंशन है तो 3 नंबर्स ऐसे लेने की जगह आप इन्हें लेना। अगर प्रोडक्ट के बारे में नहीं गिवन है और आपको कोई 3 नंबर लेने हैं जीपी में, तो आप AR, AR स्क्वायर ले लेना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ऐसा हमने एपी में भी किया है। याद है किसी को 3 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर्स इन एपी, तो किस तरीके से वो 3 नंबर्स आपने याद किए थे फिर सॉल्व किया था, इसी तरीके से जीपी में है, ठीक है। सो A/R, AR, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन में ये बात लगती है। एग्जाम्पल देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज दिस and their product is -1. Find the common ratio and the terms. तो इनने क्या कहा कि जीपी के जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है उनका सम है 13/12 और इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू -1। अब 3 नंबर हम तो साधारण जानते हैं, पहला A होता है, ये AR होता है, ये AR स्क्वायर होता है, दिस इज 13/12 और इन्हीं का प्रोडक्ट बोला है इस तरीके से -1। तो नॉर्मली अगर मैं आपको ये नहीं बताती ना, तो इस क्वेश्चन में आप कुछ इस तरीके का दिमाग लगाते कि सम फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, मैम A1, A2, A3, A1 को A कहते हैं, A2 को AR, A3 को AR स्क्वायर, तो इनका सम ये है, इनका प्रोडक्ट वो है, इतना आप सोच लेते। लेकिन
इसको सॉल्व करके भी करोगे ना क्वेश्चन, आंसर तो कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वही कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए ना आप पहले से ये चीज याद रख लो कि 3 नंबर्स इन जीपी क्या होते हैं। 3 नंबर्स इन जीपी होते हैं क्या, a अपॉन आर, a और AR। और ये 3 नंबर्स आपको कब यूज में लेके आना है, जब प्रोडक्ट भी गिवन हो कि इन्हीं नंबर का प्रोडक्ट, 4 नंबर का प्रोडक्ट, 3 नंबर जो जीपी में है उनका प्रोडक्ट, तो हमेशा आप इनको लेने की जगह इन्हें ले। कब, जब प्रोडक्ट भी गिवन हो। और जब प्रोडक्ट नहीं गिवन तो साधारण तरीके से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट शब्द का मेंशन है, तो जो 3 नंबर इन जीपी जिसका सम गिवन है उसे मैं क्या लेने वाली हूँ, उसे मैं लूंगी a/r, a और AR। और इनका ही प्रोडक्ट बोला है, तो इनका प्रोडक्ट मतलब AR इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू -1। पता है यहाँ पे एडवांटेज क्या है, ये कट जाता है और a इंटू क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप इसको लेके सॉल्व करोगे ना 3 नंबर्स, तो कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक हो जाएगी। तो इसीलिए 3 नंबर्स, 3 टर्म्स, 4 नंबर, 4 टर्म्स का प्रोडक्ट भी अगर आपके क्वेश्चन में है, ऑलवेज टेक दीज नंबर्स, कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। ठीक है, चलो जी अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज दिस and their product is this, find the common ratio and the terms। तो हम लिखेंगे let, हम लिख देंगे कि let R be the common ratio, सिंपल। हम क्या लिखेंगे, हम कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली लिखने वाले हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, वो फर्स्ट 3 नंबर्स क्या है हमारे, a/r। डायरेक्टली आप लिखना कि let the 3 numbers in GP be a upon R, a, AR। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, a/r। ठीक है, कॉमन रेशियो किसी को चेक करना है, इसको इससे डिवाइड करो या फिर इसको इससे डिवाइड करो, तो ये क्या आएगा, AR अपॉन A, तो R आ रहा है, इसको भी डिवाइड करके चेक करना है तो चेक कर लो, a अपॉन 1 डिवाइडेड बाई a/r, सो a/1 इंटू r/a, a से a गया तो r। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म तो मेरा यहाँ पे a/r है, लेकिन जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, r। सो लेट द 3 नंबर्स इन जीपी बी दिस विद r एस कॉमन रेशियो। r क्या है, कॉमन रेशियो है, अपन ने चेक करके भी दिखा दिया, हाँ r ही कॉमन रेशियो आ रहा है। अब हमें गिवन है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी कितना है, 13/12, मतलब इनका सम आपको गिवन है यहाँ पे 13/12। तो इसको ऐड करो, a अपॉन r, ये r है, ठीक है, प्लस a प्लस AR कितना गिवन है, 13/12। इनका तीनों का प्रोडक्ट कितना है, -1। तो चलो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, AR इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू -1। R से R कैंसिल आउट हो गया, A इंटू A क्या हो गया, A क्यूब, सो A क्यूब इज इक्वल टू -1। और यहाँ पे सिर्फ आपको रियल रूट्स लेना है, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। मैम ये आया कैसे, देखो आप इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है, तो ये a क्यूब प्लस 1 का क्यूब बनेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, फैक्टराइज करो, फिर जब आप उनके फैक्टर्स निकालोगे ना तो आपको 1 मिलेगा जो आपको रियल रूट देगा, और बाकी के जो दूसरे फैक्टर्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट देगा। हमें कॉम्प्लेक्स रूट नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या किया, सिर्फ रियल रूट वाले को लिखा। आप a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला ज़रा लिखिएगा और 0 से इक्वेट करके उसकी वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली या तो इतना पूरा लॉजिक लगाओ या फिर नॉर्मल सोचो, a क्यूब है, इसे मैं -1 का क्यूब लिख सकती हूँ, क्यूब से क्यूब गया, a -1 हो गया, या तो ऐसा सोच लो, ठीक है। लेकिन जो बहुत सही तरीके से इस पे काम है वो क्या है कि आप फॉर्मूला लगाइए, फैक्टराइज कीजिए, फिर बोल दो कि देखो रियल रूट ही चाहिए, तो इसीलिए इसका आंसर सिर्फ a मेरा -1 होगा, ठीक है। तो ये है इसका जो पूरा तरीका है, और शॉर्टकट क्या है कि a की पावर 3 है, -1 की पावर 3 करो, 3 3 उड़ गए, a इज इक्वल टू -1 आ गया। अदरवाइज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 0 करो, फैक्टराइज करो, आपको यही मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ रियल रूट लेना है, ठीक है। तो जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया वो स्टैंडर्ड है, और जो पहला बताया वो शॉर्टकट है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपको क्या अप्लाई करना है।
सो a -1 आ गया। अब a मिल गया तो r भी मिल सकता है। कैसे? यहाँ पे a की वैल्यू रख दो आप, आपको r मिल जाएगा, राइट? या फिर यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो। तो सपोज हमने यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ पे तो मिलने वाला है नहीं ना। a अगर -1 रख दोगे तो r तो वैसे भी कट ही रहा है, यहाँ कैसे रखोगे? इधर रखो, a की जगह पे -1, तो -1/r -1 -r इज इक्वल टू 13/12। ऑल गुड। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से a निकाला, फर्स्ट इक्वेशन में a डाला तो r मिल जाएगा। अब क्या करें? एलसीएम ले लो। -1 -r -r² इज इक्वल टू 13/12 इंटू r। एलसीएम लेके ये वाला r यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस 12 को यहाँ शिफ्ट कर दे तो ये बनेगा -12 -12r -12r² इज इक्वल टू 13r। अब एक काम करो, इसको भी यहाँ ले आओ, तो -12r², ये यहाँ पे आएगा तो -25r -12 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो आप, तो ये बनेगा 12r² प्लस 25r प्लस 12 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, है ना? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो काम नहीं होने वाला है। आप एक काम करो, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे, आपको r मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको नेक्स्ट पेज पे अपन लेके चलते हैं, इसको हटा दो। हमारे पास आया है 12r² प्लस 25r प्लस 12 इक्वल टू 0। चेक करो, 12r² प्लस 25r प्लस 12 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर मेरी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो x क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे x की जगह r है, सो r इज इक्वल टू, x का कोएफिशिएंट b होता है, r का कोएफिशिएंट मेरा b होगा, मतलब -25 प्लस माइनस √b², 25 का स्क्वायर 625 -4 a इंटू सी। a और c क्या है? ये मेरा a है, ये मेरा c है, तो -4 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2a, यानी 2 इंटू 12, ठीक है? 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा? 144। 144 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 7, है ना? 4 1 ज़ा 4, ये क्या हो गया? एक मिनट, 4 4 ज़ा 16, अगेन 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, दिस इज 7 1, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 576, तो 576 आ रहा है। तो 625 में से 576 माइनस कर दो आप, तो यहाँ पे कितना आएगा? दिस इज 15, ये है आपका 11 और ये रहा 5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 49, यानी r इज इक्वल टू -25 प्लस माइनस √49 मतलब 7 अपॉन 2 इंटू 12 यानी कि 24। तो एक बार आप माइनस का साइन कंसिडर कीजिए, तो r कितना आ रहा है? -25 -7 अपॉन 24, ठीक है? तो 25 और 5 30, 31 32, यानी -32 अपॉन 24। कैंसिल आउट कीजिए इसको, सो ये आ जाएगा 4 6 ज़ा 4 8 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, यानी r आ रहा है -4 अपॉन 3। तो जब नेगेटिव का साइन कंसिडर किया तो r -4 अपॉन 3 आ रहा है। अगर हम पॉजिटिव का साइन कंसिडर करें यहाँ पे तो r कितना आएगा? -25 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 24। -25, 7 को 5 प्लस 2 लिख सकती हूँ, तो -25 प्लस 5 -20, -20 प्लस 2 -18, सो दिस इज -18 अपॉन 24। कैंसिल आउट कीजिए, दिस विल बी 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, यानी -3/4। तो r कितना आ रहा है? -3/4। इनने हमसे पूछा था ना कॉमन रेशियो निकालो, तो कॉमन रेशियो हमने कहा था r है, और r कितना आ रहा है? 2 r आ रहे हैं, या तो -4/3 या तो -3/4। कॉमन रेशियो के बाद इन्हें कहा था टर्म्स भी बता दो, तो हमने कहा ठीक है जी, टर्म्स चाहिए इनको। तो टर्म्स हमने क्या कंसिडर किए थे? टर्म्स हमने कंसिडर किए थे a/r, a और ar, है ना? यहाँ पे
टर्म्स हमने क्या कंसिडर किए थे, a बाई आर, a और ए आर, इनको टर्म्स भी चाहिए। a की वैल्यू -1 है और r की 2 वैल्यू आई है। तो हमने कहा देखो जी, टर्म्स हमारे थे a बाई आर, ए आर, a -1 है और r की वैल्यू -4/3 है। तो मेरे पास क्या टर्म्स आएंगे, -1 अपॉन -4/3 है ना। तो ये जाएगा ऊपर, ये बनेगा 3/4 कॉमा a क्या है -1 कॉमा a इंटू आर यानी कि 4/3। दूसरा केस, जब a मेरा -1 है और r मेरा -3/4 है, तो टर्म्स क्या आएंगी मेरे पास, देखो ज़रा, a बाई आर -1 अपॉन दिस माइनस माइनस, तो a बाई आर आपको देगा यहाँ पे 4/3, a क्या है -1, ए आर, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन 3/4। तो ये आपके 3 टर्म्स आ रहे हैं जीपी के, और ये आपका कॉमन रेशियो हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने कह दिया कि लेट द 3 नंबर्स इन जीपी बी दिस, कौन कौन, ये रहे मेरे 3 नंबर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमन रेशियो आर था, सम गिवन था, प्रोडक्ट गिवन था, ये सिर्फ रियल ही होना चाहिए, तो ए मेरा -1 आ जाएगा। और उसके बाद मैंने अपना ए यहाँ रखा तो मुझे आर मिल गया। आर सॉल्व करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लगाया, हमें आर की 2 वैल्यूज़ मिल रही है। तो ए हमने फिक्स किया, आर जब ये है यहाँ रखा तो ये 3 टर्म्स आ रहे हैं, ए वही है, आर ये है, तो 3 टर्म्स ये आ रहे हैं। तो इस तरीके से इस पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसे आपको 3 नंबर्स को पिक करना होता है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन है नंबर्स का, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको 3 नंबर्स इन जीपी क्या लेना है, आपको 3 नंबर्स इन जीपी ए बाई आर, ए और ए आर लेना है, और 4 नंबर ये, 5 नंबर ये, और जब प्रोडक्ट नहीं गिवन तो साधारण से नंबर आप ले लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। फिर एक लास्ट इस पैटर्न का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज में और मिसलेनियस में आपको इस पैटर्न के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी हम इसका एक पैटर्न जो ये वाला है, इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। फिर मान लो एक नया क्वेश्चन बना लिया 5,5,5,5,5,5,5,5, तो भी आप सॉल्व कर लोगे। तो अगर ये समझ गए ना, तो इस पैटर्न पे कितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ लें आप उन्हें सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब इसमें नया क्या है, फाइंड द सम ऑफ दिस सीक्वेंस टू n टर्म्स। कितने टर्म्स है इसमें, n टर्म्स है, इस सीक्वेंस का सम निकालो। इस क्वेश्चन में जरा गौर से देखो, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस किए थे ना, तो देखो जीपी, हर जगह जीपी, हर जगह जीपी लिखते थे ये लोग कि ये जीपी का क्वेश्चन है। लेकिन आप जब इस वाले क्वेश्चन पे आ रहे हो ना, यहाँ पे इन्हें जीपी शब्द नहीं लिखा, ठीक है। तो या चेक कर लेना पेपर में, आपको जो सीक्वेंस दे रहे हैं वो जीपी है या नहीं है। अगर लिख के दे रहे हैं तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब लिख के नहीं दिया है तो आपको चेक करना है क्या ये जीपी है भी या नहीं। तो जब आप इसे चेक करोगे ना, तो 77/7 11, 777/77 11 तो नहीं आएगा, ठीक है। 7 1 7 11, जब इसको इससे डिवाइड किया कुछ और आपको मिलेगा आर, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो कुछ और आर मिलेगा। यानी जो रेशियो आ रहा है ना वो कॉमन नहीं है, और जब रेशियो कॉमन नहीं होता है देन योर प्रोग्रेशन इज नॉट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस इज नॉट जीपी। ये जीपी तो नहीं है, तो ये जीपी नहीं तो सम कैसे निकालेंगे। देखो ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो इनिशियली ये जीपी नहीं है, ना तो ये एपी है ना ही ये जीपी है, स्टिल आपको इसका सम निकालना है। और इसमें कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। तो मैंने क्या बोला, इनिशियली ये जीपी नहीं है, हम इसको जीपी बनाएंगे। जीपी क्यों नहीं है, क्योंकि सी आर दैट इज कॉमन रेशियो इज नॉट कॉमन हेयर, ठीक है। इन सब के अलग अलग आर आ रहे हैं, तो जीपी तो नहीं है, एपी भी नहीं है। सम कैसे निकालें, मैंने कहा जीपी बनाएंगे नहीं है, तो कैसे बनाएंगे वो देखो। सीक्वेंस है मेरी 7 77 777, फिर 4 बार 7, और ऐसे ही मुझे n टर्म्स तक जाना है, ठीक है। इसका सम निकालना है, मैंने इसका नाम दे दिया Sn, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स ही फाइंड करना है। अब मैं पता है क्या कर रही हूँ ना, मैं इन सब में से 7 कॉमन ले रही हूँ, क्योंकि मैंने पेयर डिकोड कर लिया। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, 7 7 7 7, हर जगह 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो सीक्वेंस है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, 7 मैंने कॉमन लिया।
7 मैंने कॉमन लिया तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 11, ये बनेगा 111, ये बनेगा ऐसा ऐसा ऐसा, और ऐसे आप आगे चलते जाओगे अप टू n टर्म्स। ठीक है, इस तरीके से 7 मैंने कॉमन ले लिया। फिर ये प्रोसीजर है, ये स्टेप है इस पैटर्न के क्वेश्चन में, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, चेक कर लो जीपीएपी है क्या, नहीं है। फिर क्या करो, 7 कॉमन ले लो, ठीक है। अब क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करो, यही प्रोसीजर है, ऐसे ही सॉल्व करना है। 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करोगे तो दिस इज 7/9, और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करने पे 9, 99, 999, दिस इज 4 बार 9, ठीक है, और अप टू n टर्म्स तक जा रहा है। अब 9 को हम लिख सकते हैं, ये वाले 9 से बात नहीं कर रहे, यहाँ जितने भी ये 9 है, इसको मैं 10-1 लिख सकती हूँ। हाँ मैम। 99 को मैं 100-1 लिख सकती हूँ। हाँ मैम। 999 को मैं 1000-1 लिख सकती हूँ। बिल्कुल मैम। एंड सो ऑन, ऐसे आगे जितने भी टर्म्स हैं उनको मैं इसी तरीके से आगे बढ़ा दूंगी। ठीक है, इसको 10 में से 1 गया, 100 में से 1 गया, 1000 में से 1 गया। ठीक है, क्लियर है ये इतना? अब देखो, अब क्या करेंगे ना हम, ये जो टर्म्स है मेरे 10, 100, 1000, 10,000, आगे जो भी टर्म मिलेगा 10 वाले टर्म्स में उनको ले लेंगे। कैसे? एक साथ उनको लिख लेंगे। देखो जी, यहां लिखेंगे दिस इज 7/9, 10, 100, 1000, अप टू कहां तक मिलेगा मुझे, ऐसे n टर्म्स तक मिलेगा। ठीक है, मैंने जितने भी 10, 100, 1000 वाले टर्म्स थे इनको साथ में लिख लिया, 10 प्लस दिस प्लस दिस। अब -1, -1, -1, -1, ऐसे मुझे n टर्म्स मिलेंगे माइनस के भी। देखो ना, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, आगे भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। तो -1 वाले टर्म्स को मैं अलग लिख रही हूँ। कैसे? -1, -1, -1, -1 अप टू n टर्म्स। ठीक है, ऐसा लिखा मैंने। अब यहाँ से ना मैं माइनस को कॉमन ले रही हूँ, ये माइनस मैंने कॉमन लिया यहाँ से, तो ये बन गया मेरा माइनस बाहर, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + अप टू n टर्म्स। ठीक है, ओके मैम। मतलब मैंने इस एक्सप्रेशन को ऐसे 2 बार में तोड़ दिया, ये भी मेरा n तक जा रहा है, वो भी मेरा n तक जा रहा है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, दिस इज 7/9, 10, 10 का स्क्वायर, 10 की पावर 3, और ये काम मुझे करना है n टर्म्स तक। सिमिलरली यहाँ आप जानते हो, ये 1 को कितनी बार ऐड कर रहे हो, n टर्म्स है ना, 1 को n बार ऐड कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, n × 1, मतलब कि n। इनको जब ऐड करोगे तो आपको n मिल जाएगा, ये हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, ये जो अब सीक्वेंस आपके सामने यहाँ से लेके यहाँ तक आई है ना, ये जीपी है। इसका फर्स्ट टर्म 10 हो गया, कॉमन रेशियो 10 हो गया। नहीं मानते तो चेक कर लो, 10 × 10 मतलब 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, 10 आया। 10 की पावर 3 को 10 की पावर 2 से डिवाइड करोगे, फिर 10 आ रहा है। यानी इनिशियली माय सीक्वेंस वाज नॉट जीपी। 7 कॉमन लिया, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, 10 के फॉर्म में तोड़ा, 10 वाले टर्म्स को साथ में लिखा, माइनस कॉमन लेके 1 वाले टर्म्स n टाइम्स साथ में लिखे, वो तो मेरा 1 × n हो जाएगा, और ये मेरा जीपी बन गया। अब मैं यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स जीपी का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, और वो फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज 7/9। यहाँ पे मेरा कॉमन रेशियो कैसा आ रहा है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ इधर, कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे पर्टिकुलरली a मेरा 10 है और r भी मेरा 10 है, एंड दिस 10 इज ग्रेटर देन 1, मतलब r मेरा 1 से बड़ा है। तो सम का जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी वो क्या होगा, Sn = a क्या है 10, r मेरा 1 से बड़ा है, तो 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सम हो गया, दिस इज -n। ये आ रहा है सम आपके इस क्वेश्चन का। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इट्स अ पैटर्न ऑफ अ क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आता है 6 मार्क्स में आता है पेपर में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे 10-1 9 लिख देना,
ठीक है, इससे ज़्यादा आपको सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये एक पैटर्न है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स देखो, आज की क्लास में ना हमने बेसिकली क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया जीपी। जीपी क्या है? जीपी का फर्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर n-1, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है और ये nth टर्म होता है। ये जीपी है या नहीं कैसे पता चलेगा? आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, हर बार अगर सेम कांस्टेंट रेशियो देता है देन इट इज़ योर जीपी। और यहाँ पे एक भी टर्म आपकी ज़ीरो नहीं होने चाहिए। इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड नहीं करना है, जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड करते हो आप। अगर रेशियो सेम है देन इट इज़ अ जीपी। डन। फिर हमने बात की जनरल टर्म ऑफ अ जीपी की। जनरल टर्म ऑफ अ जीपी क्या होता है? an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। जनरल टर्म को ही nth टर्म कहते हैं। 3 तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं जनरल टर्म से। टाइप 1 सीक्वेंस गिवन होगी, फाइंड करना होगा कोई भी इंडिकेटेड टर्म, जैसे 8th टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, ऐसा बोल देंगे। टाइप 2 में भी सीक्वेंस गिवन होगी, एक टर्म गिवन होगा। ये टिक का मतलब क्या है? गिवन। एक टर्म भी गिवन होगा और आपसे पूछेंगे इस टर्म की पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे लेट nth बी द पोजीशन, nth टर्म बी इट्स पोजीशन। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना। टाइप 3 मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, आपको रिलेशन बनाना होगा, एक डिवाइड करना होगा, आर की वैल्यू मिलेगी, ए मिलेगा और उसके बाद जाके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो इस तरीके से 3 टाइप के क्वेश्चन आपको जनरल टर्म वाले पे मिल जाते हैं। जब भी 3 नंबर्स इन जीपी बोलते हैं और प्रोडक्ट इज गिवन, तब आप वो 3 नंबर्स क्या लोगे? ए बाई आर, ए आर। कमेंट सेक्शन में अब भी आपको लिखना है 4 नंबर्स इन जीपी क्या लेंगे आप व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन। बस 3 और 4 तक के याद कर लो। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं गिवन तो सिंपल इन्हीं नंबर्स को ले लेना। फिर हमने चर्चा करी सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स बेसिकली ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक होने के लिए आप कह सकते हो कि जब r मेरा 1 से छोटा है तो इस फॉर्मूले को लगाना, जब r मेरा 1 से बड़ा है तो इस फॉर्मूले को लगाना। लेकिन अगर r 1 हो जाता है तो ये n टाइम्स ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हर जगह r की जगह पे आप क्या रखोगे? 1, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो इसका सम क्या होगा? na। तो बेसिकली आज इस वीडियो में ना हमने इतनी बातें डिस्कस करी हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो लास्ट में ना कुछ भी पढ़ने के बाद जब भी कंसेप्ट वीडियो देखो तो लास्ट में ऐसा लिख लिया करो कि आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या फॉर्मूलेज हमने याद किए। अभी आपके जीपी का ओवरव्यू फिनिश नहीं हुआ है। एक ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल वालों का फेवरेट है, ये पूछते ही हैं पेपर में। और भी इसमें अनेक तरीके के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है। जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी अपनी इस चैप्टर की, तब मैं आपको दूसरी बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो देखो स्कूल वालों का ये फेवरेट है। अभी आपका जीपी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। 9.1 का ओवरव्यू के लिए एक सेकंड पार्ट भी आएगा जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, आई होप, आई विश कि आप सबको ये समझ में आया है। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगी, आप चीज़ें समझने लगोगे। राइट, इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा हम आगे का कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। इसके साथ स्टूडेंट्स, हम सब टीचर्स जो कुछ भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं अपने अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, अगर आप ये नोट्स चाहते हो तो वो नोट्स के लिए ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी। उस लिंक के थ्रू आप इन नोट्स तक पहुंच सकते हो। टिल देन स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।